हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर है डेवलपमेंट। जी हाँ, क्लास 10th इकोनॉमिक्स एक नई सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th इकोनॉमिक्स में आपने जो भी सब कुछ पढ़ा था वो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बता था इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपने क्लास 9th से पढ़ना स्टार्ट किया है। क्लास 10th के जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, तो यहां पे क्या है, आपका एक लेवल अप हो गया है। ठीक, अब ये जो लेवल अप हुआ है तो इसमें आपको क्या है, इकोनॉमिक्स के और डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। और ये जो पहला प्यारा चैप्टर है ये आपको एक अलग ही डायमेंशन मिल जाएगा इकोनॉमिक्स के साथ साथ में डेवलपमेंट के। जी हाँ, क्योंकि डेवलपमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंस में भी देखी जा सकती है जो आपके अलग अलग स्फीयर्स को टच करती है। ठीक है, अब यह जो वीडियो है ना, यह एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिरकार चैप्टर की थीम क्या है, हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले इस चैप्टर में, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। ये शब्द, विकास शब्द सुनते से आपके दिमाग में क्या आता है, विकास दुबे को छोड़ के। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहां पे आपके दिमाग में क्या सवाल, मतलब क्या एक इमेज जनरेट हो रही है। तो हम कहेंगे कि हाँ, काफी सारे रोड्स का बन जाना डेवलपमेंट होता है। कोई सोचेगा क्या कि एक बड़ा सा डैम बन जाए, सबको पानी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वो डेवलपमेंट होता है। कुछ बच्चे यहां तक सोच लेंगे कि सर वो बिजली बहुत कटती है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस रहती है, तो बिजली कटना बंद हो जाए तो विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि आप ये जो आइडिया है ना डेवलपमेंट का, मतलब हमारी जो सोच है डेवलपमेंट को लेकर, वो कितनी वेरी कर रही है। हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग सोच है डेवलपमेंट को लेकर। हर एक इंडिविजुअल की जो अलग अलग सोच है ना डेवलपमेंट को लेकर, यही किस चीज को जन्म देती है कि द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स ही क्या होते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, 1 करोड़ इंडिविजुअल, 2 करोड़ इंडिविजुअल, इस तरह से क्या है, सारे इंडिविजुअल्स ही मिलके क्या बनते हैं, कंट्री बनते हैं। ठीक, तो उस तरह से जैसे जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, वैसे ही आइडिया ऑफ डेवलपमेंट फॉर द नेशन इज आल्सो डिफरेंट। फाइन, तो अब क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट क्या है, यहां पे जो लिखा है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। आपके हिसाब से कुछ विकास है, हो सकता है सामने वाले इंसान के हिसाब से वो विकास ना हो। ठीक है, तो अब क्या है कि डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो क्या है, वो वेरी करता है। डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो कॉम्प्लेक्स है। इसी के साथ साथ देखोगे तो अब क्वेश्चंस भी उठे हैं। क्वेश्चंस क्या उठते हैं इसके साथ, जो एसोसिएटेड क्वेश्चंस है कि वो ये है कि सही मायने में डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, हाउ कैन वी इंश्योर डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो इस तरह से जितने भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस है ना, उन सभी क्वेश्चंस को आप इस चैप्टर में डील करने वाले हो। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप इस पूरे के पूरे चैप्टर में डील करने वाले हो, और यही थीम है इस चैप्टर की, यही थीम है इस चैप्टर की जो मुझे आपको इस वीडियो में बताना थी। ठीक है, तो डेवलपमेंट एज एन आइडिया इज कॉम्प्लेक्स, इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब समझते हो कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है। डेवलपमेंट पॉलिटिकल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाएगा तो वो एक सिविक्स का, एक पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट भी हो जाता है। कैसे डेवलपमेंट पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट हो जाता है, समझते हो इस चीज को। देखो फॉर एग्जांपल क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं तो वो क्या करती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ये ध्यान रखती है कि वो विकास करेंगे तभी तो उन्हें क्या होगा, वोट मिलेंगे। आगे समझ में, विकास की राजनीति होती है तो वो पॉलिटिकल मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट हो जाता है। हिस्ट्री देखोगे तो हम कंपेयर करते हैं कि हाँ किस टाइम पीरियड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में क्या डेवलपमेंट था, तो वो डेवलपमेंट क्या हम सिर्फ रिमेन्स को देखकर ही पता लगा पाते हैं कि हाँ वहां पे नालियां बनी थी तो विकास था। ठीक है, तो उस तरह से ये एक इंटरडिसिप्लिनरी इशू भी हो जाता है डेवलपमेंट को जब हम पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट इज आइडिया, डेवलपमेंट एज एन आइडिया इज कॉम्प्लेक्स, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है कि अब जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ना, तो आप एस्पायर करते हो क्या कि डेवलपमेंट मिले, आपको विकास आपको मिले। मिला विकास कहीं, ठीक है, इस पूरे से सफेद से बोर्ड पे मैं भी वही देख रहा था लेकिन मुझे भी नहीं मिला। ठीक है, तो एक पॉइंट आप और ये ऐड कर सकते हो कि डेवलपमेंट इज ए मूविंग टारगेट जस्ट लाइक विकास दुबे। कैसे कि आप उसे ढूंढते रहोगे। डेवलपमेंट की एक कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी कैन अचीव इज मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ पैसे से आ जाएगा क्या, नहीं, उसके अलावा भी दूसरी चीजें रहेगी। तो कुल मिला के कॉम्पैक्ट चैप्टर है जो आपको अलग अलग डायमेंशंस पे सोचने के लिए मजबूर करेगा। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, तो देखो व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस थीम का ही कंटिन्यूशन है लेकिन एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे वहां पे। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, इस चीज को पढ़ेंगे।
इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स में हम क्या पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के अलावा, मतलब डेवलपमेंट में इनकम के अलावा भी आप दूसरी चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, उन सारे डायमेंशन को कवर करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है, तो नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो हम इसमें देखेंगे कि जिस तरह से इंडिविजुअल्स का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट वेरी करता है, ठीक है, तो नेशन को लेकर भी जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करेगा। तो कुल मिला के नेशनल डेवलपमेंट आप इंश्योर कैसे करोगे, मजेदार टॉपिक होगा। इस टॉपिक में इस पूरे के पूरे आइडिया को डिस्कस करेंगे हम। फिर क्या है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको घुमा के पूछा जा सकता है यहां पे, ठीक है। ये जो पार्ट रहने वाला है, ये पार्ट जो इस पे मतलब कह सकते हैं ना, जो छुपी हुई चीजें है वो इस पार्ट में मिलेगी आपको। तो डेवलपमेंट के हिसाब से आप कहेंगे कि एक कंट्री डेवलप्ड है दूसरा नहीं है, उन्हें कंपेयर कैसे करोगे, ठीक है। तो वो सारे इश्यूज को हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। फिर क्या है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब जिस तरह से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का क्या होता है, गोल जो होता है, एक इंडिविजुअल का जो आइडिया होता है डेवलपमेंट का, वो सिर्फ इनकम नहीं होता है, इनकम के अलावा भी क्या है, आप दूसरे गोल्स पे भी फोकस करते हैं। वैसे जब आप कंट्रीज को कंपेयर करते हो ना, तो आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं करते हो, आप इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरिया भी रखते हो कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि हो सकता है वेस्ट एशिया में, दुबई में, ठीक है, वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा पैसा होगा, इनकम होगा, लेकिन क्या सिर्फ इनकम होने से वो डेवलप्ड कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। तो इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज भी होते हैं। तो इस टॉपिक में इस आइडिया को डिस्कस करेंगे हम। लास्ट में जैसे आप देखोगे तो पब्लिक फैसिलिटीज पढ़ेंगे। पब्लिक फैसिलिटीज की सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें हम बीएमआई के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सब आपने अपने घर पे जाके फिर बीएमआई निकालना, इस टॉपिक को देखने के बाद में बीएमआई के बारे में पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। और लास्ट में जो टॉपिक है कि डेवलपमेंट का शोर मचा रहे हैं इतनी देर से, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है, ठीक है, कितना सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी कितनी है, वो सारे इश्यूज को हम क्या करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्या है, पूरी बड़ी पिक्चर जो है वो समझ में आ गई कि क्या चैप्टर है, थीम क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, ये हमारा पूरा मैदान होने वाला है। इस मैदान में हम पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। द हेडिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब आपको हेडिंग समझ में आती है तो ये टॉपिक पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है टॉपिक, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डेवलपमेंट। हमारी आशाएं क्या रहती है विकास से, ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर की थीम बताई थी, तब ये चीज क्लियर भी करी थी कि हर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को लेकर डिफरेंट आइडियाज होते हैं, डिफरेंट नोशंस होते हैं। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो डेवलपमेंट से, जरूरी नहीं कि आपके बाजू में जो आपका दोस्त बैठा है, अगर बैठ के वीडियो देख रहा है तो वो भी सेम ही एक्सपेक्ट करे, ठीक है। डेवलपमेंट जो है, तो किसी के लिए डेवलपमेंट रोड बनाना होगा, किसी के लिए डेवलपमेंट डैम बनाना होगा, किसी के लिए डेवलपमेंट कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो डेवलपमेंट का आइडिया क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। तो यहां पे भी वही चीज आपको डिस्कस करना है, यही यहां पे भी वही चीज आपको समझना है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, ठीक है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो डिफरेंट इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को लेकर डिफरेंट गोल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और सिंपल करते हैं, इस एग्जाम्पल से समझो। जैसे हम बात करते चलो किसकी, एक फार्मर की। फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, एक किसान के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, एक किसान के लिए विकास कब आएगा, जब उसे उसकी फसलों के सही दाम मिलेंगे, ठीक है, ये उसके डेवलपमेंट का आइडिया हो गया। जब उसे इरिगेशन के लिए प्रॉपर वाटर मिलेगा, ठीक है, वाटर सप्लाई प्रॉपर होगी, तो उसके लिए क्या है, विकास हो गया, ठीक है, उसके लिए विकास हो गया। अब अगर हम यहां बात करते हैं एक बिजनेसमैन के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, तो बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट ये होगा कि इंडस्ट्रीज जो है ना, इंडस्ट्रीज लगाने पे टैक्स कम लगे, ठीक है, उसे टैक्स कम पे करना पड़े। तो अब देखो, फार्मर के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन कुछ और है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए डेफिनेशन कुछ और होगी डेवलपमेंट की। वहीं पर अगर आप जैसे देखोगे ट्राइब्स की अगर हम बात करें, तो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, वो ये नहीं चाहेंगे कि डैम बने, ठीक है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये चाहेगा कि डैम बन जाए, चलो मान लिया कि फार्मर भी डैम बनवाना चाह रहा है क्योंकि उसे अपने फसलों के लिए पानी चाहिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी डैम बनवाना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि उसे ऐसा है कि डैम बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिलेगी तो मेरी इंडस्ट्री चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों का डेवलपमेंटल आइडिया जो है वो सेम हो गया, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट आपको सेम देखने को मिल रहा। लेकिन आप एक ट्राइब की जब अगर बात करोगे, एक आदिवासी भाई की अगर बात करोगे, तो उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया क्या होगा, उसके लिए तो ये होगा ना कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि डैम बने, क्यों, क्योंकि डैम बनेगा तो उसे तो अपना जंगल छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा,
ठीक है। तो उस सेंस में क्या देखा आपने कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो ये चीज समझ में आई, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, एंड द टॉपिक इज वेरी सिंपल। ठीक है, यही टॉपिक था आपका। अब लेकिन यहां पे अगर एक और कदम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक में, तो अब जैसे आप यहां पे देखो, ठीक है, ये जो आपको बॉक्स दिया है ना, इस बॉक्स को क्या करना, अच्छे से समझना। ठीक है, ये जो कुछ ब्लैंक है इन्हें खुद फिल करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, कैटेगरी ऑफ पर्सन, डिफरेंट पर्सन, लैंडलेस लेबर है, प्रॉस्परस फार्मर है, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग तरह के लोग हैं, कैटेगरी ऑफ पर्सन अलग अलग हैं। वहीं पे क्या है, उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या है, वो भी पूरी दी हुई है आपके सामने। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम देखते हैं तो लैंडलेस रूरल लेबरर्स जो हैं, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या रहेगा कि भाई उनके पास जमीन नहीं है, उन्हें क्या मिल जाए, काम मिल जाए बस। साल में अगर मान लो उनको 365 दिन में से अगर 200 दिन भी काम मिल गया तो वो तो खुश हैं उतने में ही। ठीक है, तो एक लैंडलेस रूरल लेबर के लिए क्या रहेगा, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, वो ये चाहेंगे कि पैसे बढ़े उनके। ठीक, वहीं पे अगर आप एक प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब की अगर बात करेंगे तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, जैसे अगर देखेंगे तो वो हायर सपोर्ट ऑफ प्राइस, ठीक है, क्रॉप्स पे उसको ज्यादा पैसे मिल जाए, ये उसका गोल होगा। चीप लेबरर्स उसका गोल होगा। ठीक है, एक प्रॉस्परस फार्मर जो है ना, एक समृद्ध किसान जो होगा, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि उसे लेबर जो है वो सस्ते दामों पे मिल जाए ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। अब क्या चीज समझ में आई आपको कि जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का आइडिया है वो शायद दूसरे के लिए डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है। जैसा हमने ट्राइब्स के केस में देखा, ठीक है, जैसा हमने ट्राइब्स के केस में देखा कि ट्राइब्स कभी नहीं चाहेंगे, ट्राइबल कम्युनिटी कभी नहीं चाहेगी डैम बने, लेकिन फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे डैम बने। ठीक, तो क्या आप यहां से ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द सेम फॉर अनदर। ठीक है, एक इंसान के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं है। ठीक, अब ये बॉक्स को फिल करने की कोशिश करना। जैसे अगर हम देखें अनएम्प्लॉयड अर्बन यूथ का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, बेरोजगार जो घूम रहे हैं रोडों पे, ठीक है, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा आपके हिसाब से बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताना चलो मुझे। ठीक, तो अब क्या होता है, वो 2 GB जो डेटा है ना, वो आपको आपकी बेरोजगारी का एहसास नहीं होने देता। मतलब दिल पे मत लेना, आपको नहीं बोल रहा हूं बेरोजगार, आप तो भी पढ़ रहे हो। ठीक, लेकिन यहां पे क्या है कि डेवलपमेंटल गोल जो हर इंडिविजुअल के अलग अलग होंगे, और अलग अलग होने के साथ साथ में क्या है, नोशन, ठीक है, नोशन है। तो notion for development is different for different people। ठीक है, notion for development is different for different people different goals। ठीक है, in fact at times two person or groups may see things which are conflicting। तो यहां पे क्या होता है, अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि 2 अलग अलग ग्रुप जो हैं वो ऐसे डेवलपमेंटल गोल्स को परस्यू करने की कोशिश करते हैं, ऐसे डेवलपमेंटल गोल्स को एस्पायर करते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट में कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं। कन्फ्लिक्टिंग कैसे हो जाते हैं उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आपको अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता भी है तो आपको क्या है, एग्जांपल के फॉर्म में जो लिख के आना है वो क्या है, वो ये रहेगा कि डैम का एग्जांपल लिखो आप सबसे बढ़िया, कि डैम बनाना एक सेक्शन के लिए डेवलपमेंटल गोल होगा, लेकिन वहीं पे दूसरा सेक्शन जो रहेगा उनके लिए डैम बनाना क्या होगा, एक तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि डेवलपमेंटल आइडियाज आर इन कंफ्लिक्ट विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ में क्या होगा, डेवलपमेंटल आइडियाज कंफ्लिक्ट में आ गए हैं। ठीक, तो डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग दी हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, सुना होगा, देखा होगा। सरदार सरोवर डैम कहाँ है, किस स्टेट में, आप ये बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब वहीं पे जैसे क्या है, सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ाने की जब बात हुई थी तो इसके अगेंस्ट में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ट्राइब्स ने। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह ये सारी चीजें। तो उस तरह से आपको क्या करना है, उस तरह से आपको चीजों को कनेक्ट करना है कि आपके आजू बाजू ही सारा सब कुछ चल रहा है, सब्जेक्ट को किताब में ढूंढोगे, ढूंढते रह जाओगे, अपने आजू बाजू कनेक्ट करने की कोशिश करना। क्लियर है? तो यहां पे ये पूरी कहानी थी, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, सो 2 things are quite clear। What are those 2 things? Different persons can have different developmental goals। जी हाँ, वो तो हमें पता है कि अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है। फिर what may be development for one may not be development for the other। ठीक है, तो ये असर्शन हो गया आपका और ये हो गया आपका रीजन। तो अब जो आपका पैटर्न चेंज हुआ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे तो कहां से बनेंगे, इसी तरह से तो क्वेश्चन बनने वाले हैं। आया समझ में? अप्रोच सही रखना बस अपनी। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर।
इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। तो जैसे डैम का एग्जांपल बताया कि वो ट्राइब्स जो है, डैम बनेगा तो कुछ लोगों को तो डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उनका तो डिस्ट्रक्शन हो गया ना। ठीक है, सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूं कि देखो डेवलपमेंट का एक जो बेसिक आइडिया लोग क्या लेके चलते हैं कि यार मुझे पैसे मिल गए मतलब मेरा विकास हो गया, लेकिन डेवलपमेंट क्या सिर्फ पैसे ही होते हैं? तो इनकम एंड अदर गोल्स जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग डायमेंशन आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में। तो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने जो पढ़ा है उससे कनेक्ट करना है और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या देखा हमने पिछले वीडियोस में कि डेवलपमेंट का जो आइडिया है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर मी इज नॉट द सेम फॉर यू। ठीक है, जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो आपके लिए विकास नहीं है, वो आपके लिए डेवलपमेंट नहीं है। क्लियर? और उसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि अगर मैं किसी चीज को एस्पायर कर रहा हूं, मैं अगर चाह रहा हूं डैम बने, ठीक है, आप क्या चाहोगे? डैम नहीं बने। क्यों? क्योंकि आप जंगलों में अगर रह रहे हो तो आपको डिस्प्लेस होना पड़ेगा डैम के बनने से। तो इस तरह से हमने दो चीजें अभी तक समझ ली है। ठीक है, कि द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, द नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। ठीक, एंड व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन इज नॉट द सेम फॉर अनदर। ठीक है, इट मे प्रूव टू बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अनदर। मेरे लिए डेवलपमेंट लेकिन आपके लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। क्लियर है? तो इतनी चीजें समझ लिए। अब अगर हम बात करें कि एक इन जनरल जो आइडिया रहता है, जो अमूमन लोग सोच के चलते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या? डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसा हो। ठीक है, मतलब इनकम ही डेवलपमेंट है, लोग ये एक आइडिया लेके चलते हैं। लेकिन यहां फिर मैं आपको रोकना चाहूंगा और क्लियर करना चाहूंगा कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे कमा लो। ठीक है, इनकम के अलावा भी दूसरे गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के, और वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। कैसे? तो देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। हेडिंग क्या कह रही है? इनकम एंड अदर गोल्स। अब गोल्स किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम? डेवलपमेंट में। तो नो डाउट जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो, आप बात करते हो कि मेरा विकास हो, तो उसके लिए आप ये जरूर देखते हो कि हाँ पैसा मिले मुझे। तो इनकम एक पार्ट होता है डेवलपमेंट का, लेकिन इनकम ही डेवलपमेंट होता है, ये गलत है। ठीक है, हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम दूसरे गोल्स को भी कंसीडर करते हैं। दिस इज द पॉइंट, हम दूसरे गोल्स को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो गोल्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू हाई इनकम ओनली। ठीक है, डेवलपमेंटल गोल्स जो है, फुटबॉल वाले गोल नहीं, डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं हमारे, तो वो गोल्स हमेशा हाई इनकम नहीं होते हैं। हाई इनकम के अलावा भी आप दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो, जैसे देयर आर गोल्स अदर देन इनकम। और अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं, देयर आर गोल्स अदर देन इनकम। तो इनकम के अलावा भी आप क्या करते हो? दूसरे गोल्स को कंसीडर करते हो। फॉर एग्जांपल, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect for others. And this is very obvious. कैसे? तो आप जैसे अगर देखोगे कि आपको मान लो एक जॉब दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, फाइन, एक जॉब दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ पैसा थोड़ी ना देखोगे, आप ये भी देखोगे कि वहां पे आपको रिस्पेक्ट दी जा रही कि नहीं। मतलब इंटरव्यू लेते समय बढ़िया एग्जाम वगैरह सब कुछ लिया, आपका जॉब पे बुला लिया, और वहां क्या करवा रहे हैं आप पे, मतलब जॉब पे बुलाने के बाद में आपसे वहां क्या करवा रहे हैं? पोछा लगवा रहे हैं खूब। देखो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपसे क्या करवा रहे हैं? जो फ्लोर है वो साफ करवा रहे हैं खूब। तो आप बोलोगे मैंने इस चीज के लिए थोड़ी ना एग्जाम दिया था। तो आप पैसे तो दे रहे हैं आपको, लेकिन क्या कर रहे हैं? आप जिस प्रोफाइल के लिए आप काम करना चाह रहे थे वो काम नहीं करवा रहे आपसे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि क्या है, मान लो ये एक चीज देखने को मिलती क्या, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा दे रहे हैं मेल और फीमेल को, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो फीमेल से क्या बोल देते हैं? उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो ना, तो आप इक्वल ट्रीटमेंट को भी कंसीडर करते हो, फ्रीडम को भी कंसीडर करते हो। फ्रीडम को कैसे कंसीडर करते हो? फ्रीडम को ऐसे कि आपसे बोल दिया आपको काम पे रख रहे हैं, आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगे, और एक कमरे में बंद कर लिया, बोल दिया बाहर मत निकल जाना जब तक काम ना हो जाए। ठीक है, आपको लंच ब्रेक भी नहीं दे रहे, बताओ। तो ये क्या है? फ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो आप क्या ऐसी स्थिति में काम करोगे? पैसा तो मिल रहा है ना। तो आप सिर्फ इनकम को नहीं देखते हो जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो। तो देयर आर गोल्स अदर देन इनकम। ठीक है, देयर आर गोल्स अदर देन इनकम। क्लियर हुआ? सिक्योरिटी को भी देखते हैं, पता लग रहा है, आपको बोल रहे हैं कि हाँ पैसा दे रहे हैं, चलो आओ, और आपको कहां ले जाके बिठा दिया? आपको ले जाके बिठा दिया बस यहाँ टेररिस्ट अटैक होने वाला है, यही बैठे रहो। ठीक है, आप बोलोगे सर सोल्जर्स तो कर रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाई दे आर दी प्राउड। ठीक है, वो इसीलिए हमारा क्या है? स्वाभिमान है, इसीलिए हम उनको क्या मानते हैं? एक तरह से कहेंगे ना कि दे आर क्लास अपार्ट। तो वो चीज रहती है यहां पे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इन सारे मल्टीपल फैक्टर्स को हम क्या करते हैं? इन सारे मल्टीपल फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं व्हेन इट कम्स टू दी डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, तो इनकम ही सिर्फ एकमात्र गोल नहीं होता आपका जब आप डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। तो इनकम तो क्या होगी? आपका मटेरियल एस्पेक्ट होगा कि हाँ
मेरा डेवलपमेंट होगा जब मुझे पैसा मिलेगा, तो वो एक पार्ट होता है डेवलपमेंट का। लेकिन उसके अलावा नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे रिस्पेक्ट की बात आ रही है कि आपको काम पे बुलाया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि आपको पैसा तो दिया जा रहा है लेकिन वहां पे आपकी इज्जत नहीं है, तो एक समय पे क्या अगर थोड़ा स्वाभिमान होगा तो आप बोल दोगे नहीं ठीक है लात मारते हैं इसको। तो उस तरह से क्या है कि हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे गोल्स जो होते हैं वो इनकम के अलावा दूसरे भी होते हैं, उसी चीज को यहां समझाया गया है। इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब क्या है, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये मान के चलोगे तो इसका मतलब क्या, आप सैलरी को मेजर कर सकते हो कि 10,000, 20,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है, तो वो क्या है, वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही क्योंकि मेजर किया जा रहा है। लेकिन जो मेजर नहीं किया जा रहा है, मतलब सिक्योरिटी की बात आ रही है। सिक्योरिटी की बात कैसे आ रही है कि मान लो आपको जहां जॉब पे जाना है तो कोई गारंटी नहीं कि रात में आप वापस आओगे घर तो घर तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, ठीक है, तो वो आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते कि यार वहां पे 1 किलो सिक्योरिटी नहीं है, 2 किलो सिक्योरिटी है, ठीक है, तो वो मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है, जो मेजर नहीं किया जा सकता वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आपको जैसे क्या मान लो कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि 1 लीटर डिस्क्रिमिनेशन हुआ मेरे साथ, मेजर नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन कैसा हुआ, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। इनकम जरूर मेजर कर सकते हैं और उस मेजरमेंट के हिसाब से वो क्या हो जाता है, क्राइटेरिया हो जाता है डेवलपमेंट का। लेकिन जो मेजर नहीं किया जा सकता उसे भी डेवलपमेंटल गोल्स में आप कंसीडर करते हो, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें होती है। तो अब इसका एक एग्जांपल अगर है सिंपल सा, तो व्हाट फैक्टर्स वुड यू सी बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब, तो जब आप जॉब करने की बारी आती तो आप किन चीजों पर ध्यान देंगे। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि बस चल दिए उठ के जॉब पे। हम क्या करते हैं जॉब पे, हम सबसे पहला काम तो जो होता है, एक नॉर्मल इंसान जो है वो क्या देखेगा, सैलरी कितनी दे रहे हैं मुझे, ठीक है, सैलरी कितनी दे रहे हैं। फिर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ सैलरी से कुछ थोड़ी ना होता है। सैलरी तो आपको कोई बहुत सारी भी दे रहा होगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि आप अपनी जॉब स्विच करके वहां चले जाओगे, ठीक है। आप क्या करते हो, दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो। रिस्पेक्ट की बात आती है वहां पे, डिस्टेंस फ्रॉम होम भी एक फैक्टर हो जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम होम भी हो जाता है। अब आपसे बोल दिया कि चलो आपको अमेरिका में काम दे रहे हैं, हर इंसान नहीं जाएगा ना अमेरिका काम करने, तो यही मतलब एक सवाल है आपसे, चलो आप अपने मन में इसका आंसर देना कि व्हाट फैक्टर्स वुड यू सी बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब। तो इनकम, डेफिनेटली इनकम इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन यू आर गोइंग टू कंसीडर अदर गोल्स आल्सो, अदर फैक्टर्स आल्सो। तो इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक, ठीक है, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है, तो हम मिक्स ऑफ गोल्स क्रिएट करते हैं। इनकम इज नॉट दी होल सोल क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है, सिर्फ इनकम पे नहीं जाते आप। और जैसे आप देखोगे ना, कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कम पैसा भी कमा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या होंगे, खुश होंगे वहां पे, क्यों, क्योंकि उनके जो दूसरे गोल्स हैं, जैसे सेटिस्फैक्शन, पैशन रहता है किसी का किसी चीज को लेकर, तो वो अगर वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है तो आप क्या करते हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप कहते हो कि यस मैं फुलफिल्ड हूं, ठीक। जैसे आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, यानी मूवी देखी है आपने, तो इस मूवी में आपने देखा है ना कि MS धोनी जब रहते हैं तो वो क्या है, वो उस टाइम पीरियड में क्या फील कर रहे होते हैं कि उनके पास इनकम है, सरकारी जॉब है, लेकिन वो उनका एस्पिरेशंस पूरे फुलफिल नहीं हो रहे थे ना, क्योंकि उनके गोल्स जो थे वो इनकम से अलग थे, कुछ वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द होल स्टोरी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंटल गोल अलग होता है, वो इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज को भी ध्यान में देता है, तो वैसे ही क्या है कि एक नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है तब कैसे कहानी अनफोल्ड होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। अभी तक हमने जितना चैप्टर में पढ़ा और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के कि द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स आइडिया, तो अब आप एहसास कर पा रहे हो कि हाँ, डेवलपमेंट का आइडिया कॉम्प्लेक्स आइडिया है। कैसे? क्योंकि डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, मतलब आपका और आपके पड़ोसी का मत एक नहीं हो रहा है। मतलब उनके लिए डेवलपमेंट कुछ और है कि नाली बने यहाँ पे, और आपका क्या कहना है कि रोड साफ हो, ठीक है, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके साथ साथ में क्या है, कन्फ्लिक्टिंग भी है। कन्फ्लिक्टिंग कैसे है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ नाली ही बने, आप बोले सिर्फ रोड साफ ही हो, तो अब क्या होगा, काम तो एक ही हो पाएगा, बजट लिमिटेड आया, तो आपकी बात मानी जाएगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा, उनकी बात मानी जाएगी तो आपको बुरा लग जाएगा, समस्या है, ठीक है। तो ये जो बहस थी डेवलपमेंट की, जो हमने पढ़ के आए, और एक चीज ये भी देखी कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे कमा लें। तो जब हम हमारे डेवलपमेंटल गोल्स को सेट करते हैं तो देयर आर गोल्स अदर देन इनकम, पैसे के अलावा भी आप दूसरे गोल्स को देखते हैं, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, ठीक है, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब हम यहां पे क्या पढ़ने वाले बताएं, अब ये जो टॉपिक है और मजेदार है, नेशनल डेवलपमेंट।
नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? सबसे पहले नेशन की अगर हम बात करें तो राष्ट्र कैसे बनते हैं, ठीक है, राष्ट्र कैसे बनते हैं, तो आप, मैं, हम सब, ठीक है, इनका उनका, हम सब मिलके क्या करते हैं, हम सब मिलके ही तो देश बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है। तो अब जब हम सब मिलके राष्ट्र बनाते हैं तो कायदे से क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एटोमिस्टिक व्यू अगर देखें हम सोसाइटी का, तो इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट मतलब नेशन का डेवलपमेंट। लेकिन समस्या ही तो यहां पे है सर कि जब इंडिविजुअल्स के ही आइडिया जो है, इंडिविजुअल्स के ही जो नोशन है, नोशन फॉर डेवलपमेंट है, वो वेरी करते हैं, तो आप देश को कैसे डेवलप कर लोगे? मतलब देश का एक इंसान चाह रहा है क्या कि गरीबी खत्म हो जाए, ठीक है, एक इंसान क्या चाह रहा है कि सबको शिक्षित कर दिया जाए, ठीक है, तीसरा इंसान क्या कह रहा है कि नहीं भैया आप तो सबसे पहले क्या करो, पेट्रोल के दाम कम करो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से जैसे आप देखोगे तो जो नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आएगी ना तो चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। फाइन, तो इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। स्वाभाविक है ये क्या कि जब इंडिविजुअल्स खुद के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल देख सकते हैं कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है शायद वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो, तो जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो दिखती बात है वहां तो क्या हो जाएगी, डिबेट छिड़ जाएगी, बहुत भयंकर नेवर एंडिंग डिबेट छिड़ जाएगी कि आखिरकार देश का विकास कैसा हो। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। घर में बैठे हो आप, ठीक है, न्यूज चैनल चल रहा है, बढ़िया, अंदर पकोड़े बन रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, ठीक। अब आपके पिताजी, आप, आपका भाई बहन, ठीक है, आप सब बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, मम्मी पकोड़े बना रही हैं, क्लियर। अब क्या होता है, अब आपने ये अगर क्वेश्चन वहां प्रेजेंट कर दिया कि देश का विकास कैसे होगा, ठीक है, व्हाट शुड बी कंसीडर्ड एज द नेशनल डेवलपमेंट, क्राइटेरिया फॉर नेशनल डेवलपमेंट, तो आप क्या कहेंगे, पिताजी कहेंगे कि देखो ऐसा है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आपकी बहन क्या कहेगी कि वो जो थोड़ी सी महंगाई है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं, वो उनकी महंगाई कम हो जाए। अंदर से मम्मी चिल्लाएंगी क्या कि सब्जियों के दाम पहले कम करवाओ, तो और फिर आप बाहर निकल के चले जाओगे, सिर पकड़ के पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां लोग अलग छाती पीट रहे होंगे कि पेट्रोल के रेट कम हो जाए। तो नेशनल डेवलपमेंट जो है ना, नेशनल डेवलपमेंट का आइडिया जब इंडिविजुअल्स का आइडिया डिफर करते हैं तो ये फॉर श्योर है कि क्या हो जाएगा कि जो नेशनल डेवलपमेंट के आइडिया होंगे वो भी वेरी करेंगे। तो इट इज समवॉट सिमिलर टू द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ countries development। तो different people could have different as well as conflicting notions of countries development। इसको अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो जैसे मैंने आपको डैम का एग्जांपल दिया था कि नेशनल डेवलपमेंट में कुछ लोग ये सोचेंगे कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जाए देश में, लेकिन वहीं पे कुछ लोग उसको अपोज भी करेंगे कि डैम नहीं बनना चाहिए कंट्री में। आया ना समझ में? तो जो इंडिविजुअल लेवल पे जिस तरह से आप जो चैलेंजेस को फेस करते हो, जो डिलेमा को आप फेस करते हो, वही आपको नेशनल लेवल पे देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही आता है कि आखिरकार आप किसकी सुनोगे? सभी तो स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, ठीक है, सभी को समान अधिकार भी है, तो आप किसका आइडिया लेके चलोगे? किसका आइडिया लेके चलोगे? ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल लीडर अपनी इच्छा से सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे सवाल भी आता है हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, ठीक है, हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट एंड एसोसिएटेड क्वेश्चंस, कि किस तरह से सभी का विकास हो, यह इंश्योर किया जाए, किस तरह से आप और अपने डेवलपमेंटल गोल्स को इनकॉर्पोरेटिव बना सकते हैं। तो ये जो है एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, ठीक है। एक दिन में एक क्लास में इसका आंसर नहीं मिलेगा। फिर भी आप जिसे देखोगे तो फिर गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज को अडॉप्ट करती है? गवर्नमेंट जैसे क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑल इन प्लान्स के साथ में चलती है। ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑल मतलब क्या कि आप देखोगे कि गवर्नमेंट डैम बना रही है, बजाय उसके कि लोगों को क्या करना पड़ रहा है, डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। तो क्यों बना रही है? क्योंकि गवर्नमेंट फिर वहां कैलकुलेट कर रही है कि 50 लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा, हमें उसके लिए दुख है, लेकिन क्या होगा कि 5000 लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और पानी भी तो मिलेगा। तो इसके चलते क्या है, फिर कैलकुलेटेड लॉस और गेन्स को कंसीडर किया जाता है और अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। बाकी अगर आप देखोगे तो नेशनल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है जिसमें डिफरेंट कह सकते हैं सेक्शंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस की सुनी जानी चाहिए, और वो कहानी जो थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो देखिए, अब जो डेवलपमेंट का आइडिया था ना वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे कि हाँ, डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डेवलपमेंट में आपने क्या देखा, अलग अलग नोशंस हो सकते हैं, नोशंस कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द नेशन तो इंडिविजुअल लेवल पे तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन नेशनल लेवल पे और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नेशनल लेवल पे भी क्या गोल होना चाहिए, डेवलपमेंटल गोल, वो एक डिबेटेबल इशू है। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि चलो लड़ते भिड़ते झगड़ते कैसे तो हमने देश को विकसित कर लिया है, नेशनल डेवलपमेंट जो था उसको इंश्योर कर लिया है। फिर सवाल ये आता है कि हम डेवलप्ड हैं भी या नहीं है, ये तय कौन करेगा? कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन डेवलप्ड है कौन डेवलप्ड नहीं है? क्योंकि इसका एक सीधा सा उदाहरण देता हूं कि एक देश चिल्ला रहा है कि वहां खाने को कुछ नहीं, लेकिन वो देश क्या बोलेगा कि हम तो डेवलप्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये है कि हम सब भूखे रहेंगे तो हम डेवलप्ड हो जाएंगे। डेवलपमेंट का आइडिया तो वेरी करता है, और ठीक है, तो उसके चलते क्या है कि आप ये डिसाइड कैसे करोगे कौन डेवलप्ड है कौन डेवलप्ड नहीं है? हाउ टू कंपेयर द स्टेट्स, ये जो क्रक्स है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेंगे। आशा करते हैं यहां तक आपको
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। कंपेयर करना क्यों है सवाल, ठीक है। कैसे कंपेयर करोगे ये भी सवाल। क्या कंपैरिजन का जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो सही है गलत है? लिमिटेशंस क्या है? एवरेज इनकम से जैसे आप कंपेयर करोगे आगे समझ में आएगा उसके लिमिटेशंस क्या है। तो ये जितने भी सवाल है ना, सारे सवालों को एक साथ लपेटेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कनेक्ट करते हैं टॉपिक को। कैसे? तो देखिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो कंपेयर आखिर क्यों करना है? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा है, पिछले वीडियोस को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे करण अर्जुन वाले मोड पे जाके, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि डेवलपमेंट का जो आइडिया है ना, डेवलपमेंट का आइडिया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो डिफरेंट नोशंस फॉर डिफरेंट पीपल व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का, विकास का जो विचार है वो कैसा है कि हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। अब उसके चलते क्या होता है कि उसके चलते जैसे अगर आप देखेंगे तो एक देश का डेवलपमेंट क्या होगा वो उसके लोगों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक देश का डेवलपमेंट क्या होगा उसके लोगों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब इन जनरल अगर देखें, हम बोले कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा देश डेवलप्ड नहीं है, तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? उसके लोग क्या मान रहे हैं। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, उससे आपको शायद चीजें बेहतर समझ में आएंगी। फॉर एग्जांपल कि भूटान जो है, तो भूटान के लोग क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ हरियाली है, बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ लोग खुश है। भूटान ने जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला है, ठीक है, हमारे यहाँ लोग खुश है। तो भूटान के हिसाब से उनका देश क्या है? डेवलप्ड है, क्योंकि उनका नोशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है? उनका नोशन ऑफ डेवलपमेंट जैसे डिफरेंट नोशंस फॉर डिफरेंट पीपल, तो भूटानीज के लिए क्या है कि उनका कंट्री डेवलप्ड है। लेकिन यूएसए क्या बोलेगा? रुको जरा, ठीक है, यूएसए क्या बोलेगा? इंडस्ट्रीज कहां है तुम्हारे पास, ठीक। यूएसए का नोशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि इंडस्ट्रीज होना चाहिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स होना चाहिए, तो नेशन डेवलप्ड होगा। यूएसए का तो ये कहना रहेगा। तो यूएसए भूटान से क्या बोलेगा? कहां है भाई इंडस्ट्री और मिलिट्री एक्सपेंडिचर? तो कुछ है ही नहीं, तो आप डेवलप थोड़े ना, डेवलप तो हम है, ठीक है, डेवलप तो हमें मतलब यूएसए ऐसा बोलेगा। आगे समझ में? तो ये एक समस्या है, ये एक समस्या है। और आप जैसे देखोगे कि जब डिफरेंट नोशंस होते हैं डिफरेंट पीपल के, ठीक है, और इट अप्लाइज टू द नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी सेम ही अप्लाई होता है। तो उसके चलते क्या है? उसके चलते एक सवाल ये उठता है फिर कि हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ देशों को आप डेवलप्ड कह रहे हैं, कुछ देशों को अंडर डेवलप कह रहे हैं, कुछ देशों को आप लेस डेवलप्ड कह रहे हैं, कुछ को डेवलपिंग कहते हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो इसके लिए आपने कुछ एक कॉमन क्राइटेरिया तो रखा होगा ना। तो वो कॉमन क्राइटेरिया क्या है? चलो हमने मान लिया कि एक कॉमन क्राइटेरिया रखा है। तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप कंपेयर कर नहीं सकते हो। ऐसे क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का आइडिया जो है कॉम्प्लेक्स है। हर देश के लिए क्या होगा, जैसे लोगों के लिए डेवलपमेंटल आइडियाज अलग होते हैं, तो हर देश के लिए, हर स्टेट के लिए भी डेवलपमेंटल आइडियाज अलग होंगे। जैसे हमारे लिए डेवलपमेंट क्या है कि हम चांद पर जाएं, ठीक है, चांद पर जाएं मतलब कि जैसे हम क्या करें, स्पेस मिशन वगैरह में सक्सेसफुल हो। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंटल नोशन हो गया। पाकिस्तान के नीचे क्या है? चांद वांद तो दूर है, तारों के नीचे से बस हम कश्मीर में घुस जाएं, ठीक है, पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंटल नोशन ये हो सकता है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आइडिया है, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स आइडिया है। आगे समझ में? तो उस स्थिति में हमें कुछ एक कॉमन क्राइटेरिया रखना होगा, ठीक है, हमें कुछ एक कॉमन क्राइटेरिया रखना होगा। और वो जो कॉमन क्राइटेरिया रखा जाता है वो क्या रखा जाता है? इनकम रखा जाता है, ठीक है, इनकम रखा जाता है। देखो इसमें भी एक समस्या है, लेकिन अगर जैसे आप देखोगे ना, तो अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब आप अगर आपके स्कूल में, आपकी क्लास में, ठीक है, छोटे लेवल पे लाते हैं हम, अगर कंट्रीज को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, पहले उन कंट्रीज को हम क्लास के लेवल पे देखते हैं। क्लास में जैसे क्या होता है कि अगर यह तय करना है आपको कि सबसे अच्छा बच्चा कौन, अब तो ये सबसे अच्छा की डेफिनेशन भी अलग अलग हो जाएगी ना। सबसे अच्छा बच्चा मतलब क्या है कि जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, क्या वही अच्छा है? तो फिर पढ़ाई जो कर रहे हैं वो बेचारे बोल रहे होंगे हम क्यों इतना सिर लड़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो पढ़ने में अच्छा है तो क्या वही बच्चा अच्छा है? ठीक है, तो फिर जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जो कह सकते हैं लीडरशिप स्किल्स है, वो बोलेंगे हम क्या है, मतलब जॉब छोड़ दें। तो इस तरह से क्या है, वो आइडिया कंफ्यूजिंग रहता है। तो एक जो पर्सपेक्टिव निकलता है ना, व्हेन वी आर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज और व्हेन वी आर कंपेयरिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स, वो क्या निकलता है? वो निकलता है वी यूजुअली टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्संस एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पे क्या है, वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाला कंसेप्ट नहीं चलता है। आप जरूरत के हिसाब से क्या रखते हो? कंपैरिजन का क्राइटेरिया रखते हो। जैसे एक एग्जांपल, अब कबड्डी का मैच होना है, तो अब अगर आप वहां पे जो मैथ्स का टॉपर है उसको कबड्डी के मैच में पहुंचा दोगे, तो वहां कोई पेरीमीटर और स्क्वायर एरिया थोड़ी ना निकालना है, वहां तो मैच खेलना है। तो वहां पे आपको कबड्डी का कैप्टन पहुंचाना पड़ेगा, कबड्डी का प्लेयर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं कोई ओलंपियाड है तो वहां कबड्डी के प्लेयर को पहुंचाने, वहां बेंच नहीं तोड़ना है, वहां क्या करना है, वहां क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसीलिए क्या होता है, यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्संस एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर लेकिन सवाल ये आता, फिर ऐसे तो क्या है, हर देश के अपने अपने नोशन है। वही पाकिस्तान
तारों के नीचे से घुस के आना ही उनके लिए डेवलपमेंट है। तो आपको कुछ तो एक बेंचमार्क रखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो कुछ तो एक बेंचमार्क क्या होता है, ठीक है, तो वही आता है। फिर डेवलपमेंट आप कंपेयर कैसे करोगे, तो इनकम, ठीक है, तो कुछ तो एक बेंचमार्क जो होता है, तो हमने एक वो बेंचमार्क क्या रखा है, इनकम। देखो सिर्फ इनकम नहीं है, पिछले वीडियो में क्या पढ़ के आए, इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम के अलावा भी दूसरे क्राइटेरियाज होते हैं जो आप आगे और पढ़ोगे। लेकिन अब ये जो कंपैरिजन के लिमिटेशंस थे ना, कि कंपैरिजन कैसे करोगे, क्योंकि सबका आइडिया, सबका नोशन अलग अलग होता है, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए एक जो कॉमन बेंचमार्क रखा जा सकता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, वो क्या है, इनकम, ठीक है। इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज। तो रिच कंट्रीज क्या कहेगी, पैसा ही पैसा होगा, मतलब जिनके पास, तो वो डेवलप्ड कहलाएगी, ठीक है। तो आपने एक जो कॉमन क्राइटेरिया रखना है, वो क्या रख सकते हो आप, इनकम रख सकते हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे कुछ कंट्रीज रिच होती है और कुछ कंट्रीज पुअर होती है, जिनकी इनकम क्या होती है, कम होती है। अब आया समझ में, एक बार रिकॉल करते हैं यहां तक, फिर आगे की कहानी बढ़ाएंगे। तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, तो हमने देखा कि हर कंट्री का डेवलपमेंट का नोशन वेरी कर सकता है। तो इस स्थिति में आपकी स्थिति खराब हो जाएगी कि आप किसको डेवलप मानोगे, किसको डेवलप नहीं मानोगे। तो हमें एक कोई कॉमन बेंचमार्क तो चाहिए रहेगा ना, ठीक है। तो कॉमन बेंचमार्क क्या होता है, इनकम, ठीक है। इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट, नॉट द ओनली, क्लियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज। तो इनकम के बेसिस पे आप रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। कंट्रीज विच आर हैविंग हाई इनकम, ठीक है, आर क्लासिफाइड एज रिच कंट्रीज, ठीक है, एंड रिच कंट्रीज आर नॉर्मली एसोसिएटेड विथ डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो रिच कंट्रीज जो होंगी तो उन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज का टैग दे देंगे। और वैसे ही जो कंट्रीज जिनके पास में क्या होगी, इनकम नहीं होगी, ठीक है, जो पुअर नेशंस होंगे, उन्हें हम क्या कंसीडर करते हैं, क्योंकि नेशंस गरीब हैं ये, तो इनके पास क्या होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो ये डेवलप्ड नहीं होंगे। तो ये एक कॉमन क्राइटेरिया चलता है। तो अब इसमें भी जैसे अगर आप देखोगे ना, तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। आपको ये कैसे पता लगेगा कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है। क्यों, क्योंकि आपने कभी देखा है कंट्री काम पे जा रही है, टिफिन टांग लिया पीछे कंधे पे हाथ में और बोल रही है कि चलो काम पे चलें, ठीक है, ये इंडिया जा रहा है, ये पाकिस्तान जा रहा है, कंट्री नहीं जाती है ना। तो अब वो कंट्री की इनकम कैसे जनरेट होगी, मतलब आप कंट्री की इनकम कैसे पता लगाओगे, कंट्री को तो काम पे जाते देखा नहीं हमने। तो कंट्री की इनकम कैसे पता चलेगी, ठीक है, कंपेरिजन के आपको इनकम चाहिए। सिंपल है, देखो मैथमेटिक्स की तरह 2 + 2 4 ही होना है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि हाँ कंट्रीज को कंपेयर करना है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करना, तो सबसे पहला चैलेंज यही आता है कि सबका नोशन ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है। तो आप किसे डेवलप्ड मानोगे, किसे डेवलप नहीं मानोगे, एक कॉमन बेंचमार्क रखना पड़ेगा। इनकम रख लिया हमने कॉमन बेंचमार्क। अब इनकम को कॉमन बेंचमार्क रख भी लिया है ना, तो भी एक दिक्कत क्या आती है कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि किस कंट्री की कितनी इनकम है। ये सिंपल है, लेकिन ठीक है, कंट्री किससे मिलकर बनी है, आप और मैं, ठीक है, हमसे ही मिलकर कंट्री बनी है। तो आपकी और मेरी जो इनकम होगी ना, वही क्या होगा, कंट्री की इनकम होगी, ठीक है। तो इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, तो कंट्री के अंदर जितने भी जनता जनार्दन है, सबकी अगर इनकम को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल इनकम मिल गया, तो अब आपको पता लगेगा कि हाँ इस कंट्री के पास बहुत पैसा है, तो ये रिच कंट्री है। रिच नेशंस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। पुअर नेशंस, तो पुअर नेशंस आर एसोसिएटेड विद लेस डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशंस। तो ये आसान हो जाता है कि हाँ आपने इनकम पता कर ली है, ठीक है। इनकम कैसे पता करोगे आप किसी भी देश की, तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, तो इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, ठीक है, गिव्स यू द टोटल इनकम। और टोटल इनकम से आपको पता लगेगा कि इस कंट्री की इनकम $100 ट्रिलियन है, ठीक है। इस कंट्री मतलब बहुत, ट्रिलियन तो बहुत हो गया, ठीक है। तो किस कंट्री की कितनी इनकम है ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन यहां पे भी एक पेज है, क्या पेज है कि नॉट सच अ यूजफुल मेजर। तो अगर आप इनकम, टोटल इनकम की बात करोगे, तो टोटल इनकम क्या है, कभी कभी ब्लफ कर जाता है। ब्लफ कैसे कर जाता है, चलो वो मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। ब्लफ कैसे कर जाता है, तो उस चीज को समझते हैं हम। मान लो एक कंट्री है ये, चलो ना, ठीक है। तो एक कंट्री जो है, हाँ अब चलेगा, एक कंट्री जो है कंट्री ए। अब कंट्री ए में क्या है, 10 लोग हैं। कंट्री ए की पॉपुलेशन जो है कितने लोगों से बनी है, 10 लोगों से बनी है। मैं 10 नहीं बनाऊंगा, हाँ थक जाएंगे इतने में। तो मान लो 10 है, तो +10 हो गया, वो तो जो भी है, ठीक। तो अब क्या है, 10 लोग आप देख रहे हो, तो अब 10 लोग काम पे जा रहे हैं, 10 लोग क्या कर रहे हैं, 10 लोग पैसा कमा के ला रहे हैं। तो इस कंट्री की इनकम कितनी हो गई है, 100 रुपए हो गई है। बहुत सिंपल एग्जांपल रखते हैं, 100 रुपए हो गई है, ठीक है। अगर आप दूसरी कंट्री को देखोगे, कंट्री बी जो है, ठीक है, कंट्री बी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। कंट्री बी में क्या है, 10 की जगह कितने लोग हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं।
तो 2 लोग हैं और ये काम पे जा रहे हैं, और 2 लोग काम पे जा रहे हैं और ये कितना पैसा कमा रहे हैं इस देश में, मान लो 80 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, 80 रुपए कमा रहे हैं। तो अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे और जितना अभी तक हमने पढ़ा है कि हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, तो एक कॉमन जो क्राइटेरिया रख सकते हैं हम, वो हमने इनकम रखा है। तो इनकम के बेसिस पे तो कंट्री ए की इनकम ज्यादा है, ठीक है, कंट्री बी की इनकम कितनी है, 80 है, ठीक है, 80 है, तो 80 रुपीज कम है, तो हम क्या बोलेंगे, कंट्री ए ज्यादा डेवलप्ड है, कंट्री बी कम डेवलप्ड है, कंट्री बी की इनकम कम है ना। लेकिन अब यहां पे क्या है, मैंने जो बताया टोटल इनकम जो है, इट इज नॉट सो यूजफुल क्राइटेरिया। क्यों यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है? टोटल इनकम की अगर हम बात करें, ठीक है, सिर्फ इनकम को अगर हम लेके चलेंगे, टोटल इनकम को लेकर चलेंगे, तो उसमें एक दिक्कत क्या होती है, एक दिक्कत ये होती है कि जो साइज ऑफ द कंट्री है ना, वो हाइड हो जाता है। मतलब अब क्या है, यहां पे जनता ज्यादा है ना, 10 लोग हैं, तो 10 लोग अगर 100 रुपए कमा के भी दे पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेवलप तो ये कहलाएगा, क्यों? क्योंकि यहां 2 ही लोग हैं लेकिन फिर भी वो 80 रुपए कमा रहे हैं। इसका अब थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, तो स्विट्जरलैंड जो है, इंडिया में जितना टोटल इनकम है इंडिया का, ठीक है, ट्रिलियंस में जो है, तो इंडिया का आप टोटल इनकम देखोगे और स्विट्जरलैंड का आप टोटल इनकम देखोगे, तो आपको वहां दिखेगा, साफ दिखेगा कि इंडिया का टोटल इनकम ज्यादा है, ठीक है, इंडिया का टोटल इनकम आपको ज्यादा दिखेगा। लेकिन हम क्या कहेंगे कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है, स्विट्जरलैंड डेवलप्ड है। क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि वी हैव टू टेक इनटू द कंसीडरेशन द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैट कंट्री। कितनी जनता जनार्दन काम कर रही है वो भी तो देखो। यहां इतने लोग काम करके मात्र 100 रुपए कमा पा रहे हैं, 10 लोग, और यहां क्या है, यहां मात्र 2 लोग काम करके 80 रुपए कमा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो उस हिसाब से क्या है कि एवरेज अगर निकाले हम, ठीक है, पॉइंट को यहां पे ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या कि यहां पे अगर आप एवरेज इनकम निकालोगे तो यहां एवरेज इनकम मात्र 10 रुपए आ रहा है, ठीक है, मैं गरीब हूं, वो वाली स्थिति बन गई यहां पे। और यहां एवरेज इनकम निकालोगे तो क्या होगा, 40 रुपए आ रहा है, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। तो अब क्या है जो हम बात कर रहे थे यहां पे, किस चीज की, कि कंट्रीज को कंपेयर कैसे किया जाए, इनकम पे, ठीक है, इनकम ऑफ द रेसिडेंट ऑफ कंट्री आपको टोटल इनकम देगा, इससे आपको पता चलेगा कि कंट्री में कितना पैसा है। लेकिन दिक्कत कहां जाएगी, दिक्कत ये जाएगी कि ये एक यूजफुल मेजर नहीं है, क्योंकि इससे आपको कंट्री की साइज वाला जो फैक्टर है ना, वो चीजों को ब्लफ कर सकता है कि जिस कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन है तो ये स्वाभाविक है कि वहां की आपको टोटल इनकम ज्यादा ही दिखेगी, लेकिन वहां लोग भी तो ज्यादा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर कंपैरिजन शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज इनकम। इसीलिए आप क्या निकालो, एवरेज निकालो, ताकि आपको पर हेड इनकम पता लगे, और इससे आपको यह पता चलेगा कि उस देश के लोग कितने अमीर है, कितने गरीब है, और देश लोगों से मिलकर बनता है। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि हाँ ये देश अमीर है सच में या नहीं है, ठीक है। तो एवरेज इनकम का कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा, कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम जैसे हम क्या देख रहे हैं कि अगर किसी देश में 1000 रुपए की टोटल इनकम हो रही है और वहां पे अगर लोग भी कितने 100 हैं, तो आप क्या करोगे, 100 लोग हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहां क्या है, 10 रुपए हर इंसान कमा रहा है, 10 रुपए हर इंसान कमा रहा है। और अगर आप दूसरे देश से कंपेयर करोगे जहां टोटल इनकम उसकी भी मान लो क्या है, उसकी टोटल इनकम जैसे हम क्या ले रहे हैं, टोटल इनकम मान लो हम 80 रुपए ही ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन वहां लोग कितने, 2 ही हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपको अलग ही दिख रहा है कि 40 रुपए पर हेड कमाया जा रहा है, ठीक है। एवरेज कितना निकला, 40 रुपीज। तो ये क्लियर है कि हाँ यहां पे लोग जो है वो पैसा ज्यादा कमा रहे हैं इस कंट्री के कंपैरिजन में। तो इस हिसाब से क्या है, एवरेज इनकम आपको क्या देती है, जो साइज है, पॉपुलेशन साइज, ठीक है, उससे जो कह सकते हैं हाइप क्रिएट होता है ना, उस हाइप को नॉर्मलाइज कर देती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम इज दी एग्जैक्ट क्राइटेरिया टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, इनकम के बेसिस पर अगर आप कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ टोटल इनकम नहीं याद रखोगे, आप एवरेज इनकम बनाओगे उसका। एवरेज इनकम से आपको क्या मिल जाता है, एग्जैक्ट ये पता चल जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर हेड इनकम कितनी है। अब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है, बताना, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको अब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि हाँ एवरेज इनकम जो है, एवरेज इनकम से हमें यह समझ में आ गया कि कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। और यही क्राइटेरिया यूज किया जाता है किसके द्वारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा। अब 1 मिनट के लिए आप सभी को लेकिन यहां पे क्या करना है, डिस्क्लेमर वाला साइन लाना अपनी नजरों के सामने, ठीक है। सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है ना, देखो पैटर्न बदला एग्जाम में। तो अब क्या होता है कि एमसीक्यू टाइप अगर क्वेश्चन आते हैं आपको, तो उन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो देखो जरूरी नहीं कि जो फैक्ट्स होंगे वही एग्जाम में आएंगे। अब जो इतना पूरा कंसेप्ट हमने सिर लड़ाया ना, ये जरूरी था इसलिए सिर लड़ाया है, मतलब शौक नहीं है कहीं भी सिर मारने का। लेकिन अब कंसेप्ट से किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, क्या लिमिटेशन होती है टोटल इनकम की, टोटल इनकम को हम क्यों कंपेयर नहीं करते, टोटल इनकम से हम एवरेज इनकम क्यों निकालते हैं, तो उस तरह के कंसेप्चुअल आइडियाज आपको समझ में आ रहे हैं। तो कभी क्या होता है, एमसीक्यू जो रहते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन रहेंगे आपके ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ जाएंगे, तो उनमें जो छुपा हुआ
एंगल रहेगा वो समझ में आएगा ना। अब कुछ कुछ चीजें क्या रहेगी, कुछ कुछ सीधे फैक्चुअल रहेगी। तो कंसेप्चुअल तो क्या है, कंसेप्चुअल तो आप पढ़ के समझ के अपनी अंडरस्टैंडिंग से करोगे, फैक्चुअल में क्या है, रटना पड़ेगा। तो फैक्चुअल के लिए जैसे क्या होगा, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात आ रही है, हमने ये देख लिया है कि कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाए, ठीक है, कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाए पर कैपिटा इनकम, दैट्स इट। पर कैपिटा इनकम क्या है, तो हमने देख लिया है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन गिव्स यू दी पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक, अब आप जिसे देखोगे तो इस क्राइटेरिया पे कंपेयर कौन करता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। अब शॉर्ट में पब्लिश कर रहे हैं नहीं, ठीक है, काम है उसका, क्या काम है, तो वो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो क्या करती है, ठीक है, द रिपोर्ट इज यूज्ड टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम क्या कर रहे हैं आप, कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज को, स्टेट्स को। और ये रिपोर्ट कौन बनाता है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक बनाता है। रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इन चीजों को ध्यान रखना है, कुछ नहीं हुआ है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा बस पावर फ्लक्चुएशंस थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो क्या है, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर कितना, 12,56 पर एनम। तो साल का पर कैपिटा इनकम इतना जिन कंट्रीज में रहेगा, ठीक है, एंड अबव, और इससे ज्यादा भी रहेगा। तो 2017 का डेटा है, और ये क्या होता है, डेटा अपग्रेड होता रहता है। अभी एनसीईआरटी में जो दिया आप उसको लेके चलो। 2017 में जिन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम कितना था, 12,056 यूएस डॉलर, ठीक है, वो कंट्रीज क्या कहलाती है, रिच कंट्रीज कहलाती है। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 955, ठीक है, 955 और लेस। तो जिन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम कितना है, 955 या उससे कम है, उन कंट्रीज को क्या कहेंगे आप, लो इनकम कंट्रीज कहेंगे, ठीक है, उन कंट्रीज को हम लो इनकम कंट्रीज कहेंगे। सिंपल सी चीज है। तो आप कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम के बेसिस पे कंपेयर करने की रिपोर्ट कौन निकाल रहा है, आप देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है। रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक। और ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कर रही है, कंट्रीज को उनकी इनकम के बेसिस पे कंपेयर कर रही है। फाइनल, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब क्या है, उस हिसाब से अगर देखोगे तो उस हिसाब से ये भी बता दिया कि कौन सी कंट्रीज जो रहेगी वो रिच कंट्री कहलाएंगी। तो जिन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम कितना रहेगा, 12,056। देखो डेटा है, डेटा पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूं क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन आपको बेंचमार्क पता रहना चाहिए, ठीक है। तो रिच कंट्रीज 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा, ठीक है, और पुअर कंट्रीज में 955 यूएस डॉलर से कम, तो वो पुअर कंट्रीज। इंडिया किधर है, मतलब ये तो एक्साइटमेंट हो ही जाता है ना, जैसे हम देखते हैं कि अच्छा सर हाँ इतने में टॉप करेंगे, इतने में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, हमारे नंबर बताओ आप, तो बस हमारे कितने आए। तो इंडिया की अगर हम स्थिति देखें तो इंडिया कम्स इन दी कैटेगरी, अब ये 2017 का डेटा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इंडिया कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, लो मिडिल इनकम मतलब पुअर भी नहीं है, रिच भी नहीं है, बीच में है, जी हाँ। तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम 2017 के हिसाब से कितना है, 1820 पर पर्सन पर एनम, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम कितना निकल रहा है, 1820 पर एनम सालाना। एक एवरेज इंसान जो है, ठीक है, एवरेज बात कर रहा हूं मैं यहां पे। देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम कंट्री में हर एक इंसान का एवरेज निकाल दिया है। अब जरूरी नहीं कि हर एक इंसान इतना ही कमा रहा होगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। इंटरेस्टिंग चीज है कि एवरेज इनकम के भी अपनी लिमिटेशन है, एवरेज इनकम की अपनी लिमिटेशन आगे डिस्कस करेंगे। बाकी ये चीज समझ लो कि हमारी कंट्री में एक एवरेज इंसान जो है वो कितना कमा रहा है, 1,820 यूएस डॉलर कमा रहा है पर एनम, ठीक है। तो अब इसको रुपीस में बता दो सर, तो रुपीस में बताने के लिए क्या एक सीधी स्ट्रिक बताता हूं, 75 से कर देना मल्टीप्लाई, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया है। तो रिच कंट्रीज कौन सी होंगी, तो रिच कंट्रीज मतलब जिनका 12,056 जो है, इससे ज्यादा यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम रहता है पर एनम, वो रिच कंट्रीज होंगी। तो रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन स्मॉलर कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो जितनी भी रिच कंट्रीज है उन्हें डेवलप्ड ही माना जाता है। क्यों, क्योंकि आपने कंपेयरिंग का क्राइटेरिया रखा है, वो इनकम रखा है, और इनकम रिच कंट्रीज जो है तो वो क्या कहलाएंगी, डेवलप्ड कंट्रीज कहलाएगी। अब बोलोगे सर ये इनके साथ बेचारों के साथ अत्याचार क्यों है, कि मिडिल ईस्ट और कुछ छोटी स्मॉल कंट्रीज को क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि सिर्फ इनकम जो होता है वो डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं करता है। जैसे हमने देखा था कि सिर्फ इनकम जो होता है आपका होलसोल डेवलपमेंटल गोल नहीं होता है, तो इनकम के अलावा कुछ दूसरे क्राइटेरियाज भी होते हैं जो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तब और क्लियरिटी हो जाएगी आपको, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आएगी ना। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वाला पार्ट जो है फैक्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें एमसीक्यूज पे से क्वेश्चन बनेंगे। फिर क्या है, अब अगर हम बात करें कि हाँ सर इतनी चीजें समझ में आ गई, कंट्रीज को कंपेयर करना है, उसके अपने चैलेंजेस थे, हमने इनकम का सहारा लिया, लेकिन टोटल इनकम क्या है वो पॉपुलेशन साइज के हिसाब से वो तो वेरी कर जाएगी। तो हमने एवरेज इनकम का क्या ले लिया, सहारा ले लिया, कि एवरेज इनकम की मदद से हम क्या करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज को, स्टेट्स को
कंपेयर करेंगे, ठीक है, ठीक। अब लेकिन क्या होता है, ये एवरेज इनकम की भी अपने आप में एक लिमिटेशन है और ये इंटरेस्टिंग है, समझो। देखो क्या है, तो एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते थे तो उस समय पे क्वेश्चन मैं इंटेंशनली क्लास में डालता था, बच्चों से पूछता था कि हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और द स्टेट्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस, ठीक है, एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दैट प्रोसेस। तो लिमिटेशन क्या थी एवरेज इनकम से, अगर आप कंपेयर कर रहे हो डिफरेंट कंट्रीज को, तो डिफरेंट कंट्रीज को एवरेज इनकम से जब आप कंपेयर करोगे ना तो उसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, मतलब आप एवरेज से कंपेयर अच्छे से कर सकते हो कि हाँ वहां यूएसए में एक आम आदमी एवरेज इनकम उसकी 12,000 से ज्यादा है, लेकिन इंडिया में एक आम आदमी की एवरेज इनकम जो है तो वो 1800 रुपए है। तो ये कंपैरिजन के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना वो चीज नहीं दिखाता है। एवरेज हमेशा आपको क्या दिखाता है, एक मोटा माटी अनुमान दिखाता है। हम बोलते हैं ना एवरेज सर नंबर आ जाएंगे मेरे कितने, एवरेज नंबर मेरे आ जाएंगे 50 से 80 के बीच में। तो अब आपके 50 से 80 के बीच में तो 51 मार्क्स भी आ सकते हैं और 79 भी आ सकते हैं। तो वो एवरेज जो होता है, जो आप मोटा माटी बोलते हो ना, मोटा माटी क्या होता है, वो आपको एग्जैक्ट रियलिटी नहीं बताता है, ठीक है। तो एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए अच्छे हैं, बट दे हाइड डिस्पैरिटीज, ठीक है। इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। एवरेजेस कभी ये नहीं बताएंगे, एवरेज इनकम कभी आपको ये नहीं बताएगा कि इनकम एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। आपको ये बता देगा एवरेज की एवरेज लेवल पे हर इंसान 1820 रुपए कमा रहा है, ठीक है, 1820 रुपए कमा रहा है, 1820 यूएस डॉलर कमा रहा है, लेकिन आपको वो ये नहीं बताएगा क्या कि हर इंसान कमा रहा है। वो आपने एवरेज जनरलाइज कर दिया है। इसको एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो, ठीक है, ये एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। देखो एग्जांपल क्या है हमारा, इस चीज को कनेक्ट करो अब जरा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे अच्छे से बता दो एक चीज। क्या हो रहा है कि एक है कंट्री ए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंट्री ए हो गया, फाइन, कंट्री ए हो गया। अब कंट्री ए में क्या है, कंट्री ए में कितने लोग हैं, कंट्री ए में देखोगे तो एक इंसान, ठीक है, दो इंसान। अब अगर देखो अब टर्म 1 में तो आपको अभी इस सेशन में क्या है कि वो आने नहीं वाला है क्या, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लेकिन जैसे जब भी जो भी बच्चे बाद में एग्जाम देंगे, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, ठीक है, तब आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना। एग्जांपल अगर पूछा जाएगा ना कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम, तो इस तरह से एक्सप्लेन करना। कंट्री ए है और वैसे ही क्या है, कंट्री बी भी है, तो वैसे ही कंट्री बी भी है आपका, ठीक है। अब कंट्री बी में भी क्या है, ये अंकल है, ठीक है, अंकल 1, अंकल 2, ठीक है, आंटी 3, तो इस तरह से लोग हैं उस देश के अंदर, जितने नागरिक है ना, जनता जनार्दन वो है। अब क्या हो रहा है कि यहां अगर जैसे देखोगे तो अंकल 1 भी कितने कमा रहे हैं, 100 रुपए, अंकल 2 भी 100, ठीक है, आंटी 3 भी 100, तो ये सब कितने 100 रुपए कमा रहे हैं। ये बहुत यूटोपियन कंसेप्ट हो गया कि सब बराबर कमा रहे हैं, होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हो गया, मान लो 100 कमा रहे हैं। तो अब यहां पे अगर आप एवरेज इनकम निकालोगे, ठीक है, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एवरेज इनकम है। अब यहां पे अगर आप एवरेज इनकम निकालोगे तो कितना है, टोटल इनकम, टोटल इनकम जोड़ दो जरा फटाफट, कितना हो गया, 500, शाबाश। अब क्या है, 500 टोटल इनकम हो गया, टोटल पॉपुलेशन 5 हो गया, ठीक है, डिवाइड करा, हमें क्या मिल गया, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम 100 मिल गया, विच इज वेरी मच सिमिलर टू द रियलिटी। वाह, चमत्कार हो गया, ठीक है, मतलब जो रियलिटी है वो एवरेज इनकम में दर्शाई जा रही है, ठीक है। ये कंडीशन आइडियल है, बहुत आइडियलिस्टिक, स्वर्ग लोक में होता है ऐसा। लेकिन अगर आप देखोगे रियलिटी क्या होती है कि कोई कितना कमा रहा है, कोई जैसे आप देखोगे 20 कमा रहा है, ठीक है, कोई 30 कमा रहा है, यहां देखोगे तो कोई क्या कमा रहा है, 10 कमा रहा है, तो कोई 40 कमा रहा है, ठीक, और यहां देखोगे तो कोई 400 भी कमा रहा है, ये अंबानी जी हैं, ठीक है, रिस्पेक्टफुली नाम लिया जाए। तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे अगर आप समझोगे चीजों को यहां पे, तो ये एक्चुअल रियलिटी ऐसी होती है, देश में पैसा ऐसा कमाता है कि कोई इंसान कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी आप देखोगे ना, तो यहां पे क्या है, एवरेज इनकम निकालेंगे जब हम, एवरेज इनकम क्या निकलेगा हमारा कि टोटल इनकम जितना है हमारा, टोटल इनकम कितना आया, यहां भी 500 आया, देख लो, जोड़ लो सब, ठीक है, यहां भी टोटल इनकम हमारा 500 आया, 500 ये ना, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 400, ठीक है, हाँ, तो 500, अब एवरेज इनकम ऐसे निकालोगे, 500 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको कितना मिल गया, मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यहां पे भी एवरेज इनकम कितना मिल गया, 100 मिल गया, सेम, ठीक है। तो यहां पे एवरेज इनकम तो सेम आ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि लोग ऐसे भी जो 10 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनको आपने क्या बोल दिया, एवरेज तो 100 रुपए कमा रहे हैं। तो वही मैटर ऑफ कंसर्न है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम हाइड्स द डिस्पैरिटी, ठीक है, ये कंडीशन यूटोपिया है जो एवरेज इनकम बताना चाह रही है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है कि
हर इंसान एवरेज इनकम के हिसाब से नहीं कमा रहा होता है, कुछ लोग ज्यादा भी कमा रहे होते हैं। तो अब जैसे अब एवरेज इनकम की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे देश में ऐसा है जितना मैं कमा रहा हूं एवरेज इनकम के हिसाब से उतना मुकेश अंबानी भी कमा रहे हैं, अगर समझ में, उतना अंबानी जी भी कमा रहे हैं। तो ये स्थिति होती है। एवरेज इनकम का जो एकमात्र लिमिटेशन है वो क्या है कि इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। ठीक है, तो ये स्थिति है कि ये क्या हो गया, कंट्री विथ नो रिच नो पुअर। तो नो रिच नो पुअर में तो क्या है कि अगर सभी जगह बराबर बराबर पैसा कमा रहे तब तो बढ़िया है, ठीक है, बापू के बंदरों की तरह बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा कि कंट्री विथ रिच एंड पुअर, एवरेज इनकम में तो सब ऊपर से सब कुछ सेम दिखेगा, लेकिन अंदर क्या होगा, कुछ लोग बेचारे बैठने की जगह नहीं मिल रही है और कुछ अंबानी है। ठीक है, तो समझ में आया ये कहानी क्या है? तो दिस वाज द होल स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड इट। आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, देखो कंपैरिजन के लिए जैसे इनकम एक इंपॉर्टेंट गोल होता है, वैसे ही क्या है कि सिर्फ इनकम एक इंपॉर्टेंट गोल नहीं होता, जैसे हमने डेवलपमेंट के केस में देखा था। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए भी इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज का इस्तेमाल किया जाता है। वो दूसरे क्राइटेरियाज क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। कुछ करण अर्जुन वाली फीलिंग आ रही ना कि इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, टॉपिक कुछ सिमिलर सा है। जी हाँ, सिमिलर सा है। कैसे सिमिलर है, क्या ये टॉपिक कहना चाहता है, सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग समझना है आपको। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अब हर कंट्री का डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपने समझ लिए हैं। तो अब अगला सवाल ये आता है कि आप कंपेयर कैसे करोगे कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। तो हमने कहा कि चलो इनकम के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब सवाल यह आता है कि क्या सिर्फ इनकम ही काफी है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए? सवाल क्यों आता है? क्योंकि हमने देखा था, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. आया ना समझ में? जब हमने डेवलपमेंट को समझना स्टार्ट किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, तब हमने क्या समझा था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब हाई इनकम ही होता है। ठीक है, डेवलपमेंटल गोल्स आर नॉट इक्वल टू इनकम ओनली। ठीक है, डेवलपमेंटल गोल्स आर मच मोर देन दैट। डेवलपमेंटल गोल में क्या आता है, डेवलपमेंटल गोल में आप ये भी देखते हो कि भैया मुझे सिक्योरिटी रहे, पता लग रहा है पैसे कमाने जा तो रहा हूं लेकिन उधर से वापस ही नहीं आ रहा हूं पैसे कमा के। ठीक है, तो जब आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने डेवलपमेंट का आइडिया जो है उसे कैसे देखते हो, अपने डेवलपमेंट के आइडिया को आप ऐसे देखते हो कि इनकम हो, लेकिन इनकम के साथ साथ में क्या है, दूसरे गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी आप कंसीडर करते हो। अपने लिए जैसा सोचेंगे हम वैसे ही अपने देश के लिए सोचेंगे, चाहे सोच ना भी रहे हो, लेकिन आप और हम मिलके ही देश बना रहे हैं ना, तो जैसा हम अपने लिए सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देश के लिए भी वैसा ही सोचा जाएगा। ठीक है, द सेम अप्लाइज फॉर द नेशन ऑल्सो। ठीक है, फॉर द नेशंस ऑल्सो। तो अब आपको चीजों को ऐसे, मैंने आपको एक एक मोती बता दिया, सारे मोतियों को एक साथ माला में पिरो, ठीक है, और गले में डाल लो। मतलब क्या है कि हमने देखा कि कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाएगा, इनकम के बेसिस पे। लेकिन जिस तरह से हमारे डेवलपमेंटल गोल में सिर्फ इनकम सफिशिएंट नहीं होता है, हम इनकम के अलावा दूसरे गोल्स को भी रखते हैं, वैसे ही कंट्रीज के कंपैरिजन के लिए भी, स्टेट्स के कंपैरिजन के लिए भी सिर्फ इनकम अपने आप में काफी नहीं होता है, क्योंकि इनकम के अलावा भी दूसरे क्राइटेरियाज जो हैं वो ये तय करते हैं कि आपका देश, आपका स्टेट डेवलप्ड है या डेवलप नहीं है। जैसे आपको अगर थोड़ा सा और एक टॉपिक कनेक्ट करवाता हूं, चलो कनेक्ट करना मेरे साथ। हमने पिछले वीडियो में लास्ट वाली लाइन क्या पढ़ी थी, लास्ट वाली लाइन हमने ये पढ़ी थी ना कि रिच कंट्रीज एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, जैसे कुवैत की बात कर लो, आप सऊदी अरेबिया की बात कर लो, तो वो भी रिच कंट्रीज हैं, तेल के कुएं, खूब तेल ही तेल है उनके पास में, ठीक है, खूब पैसा है अभी भी, लेकिन क्या है, लेकिन वो डेवलप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सिर्फ पैसा डेवलप नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि वहां फ्रीडम कहां है, ठीक है, फ्रीडम कहां है, वहां पे आप देखोगे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, वहां पे आप देखोगे डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये एस्पेक्ट्स भी डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसीलिए वो लाइन वहां लिखी थी। आप समझ पा रहे हो ना, कनेक्ट कर पा रहे हो? तो उसी तरह से क्या है कि जब हम बात करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की, तो कंपैरिजन के लिए इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज को भी यूज किया जाता है। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, कुछ जो टेबल दिया आपकी बुक में, ठीक है, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 भी एक, ठीक है, ये टेबल नंबर 2, तो इन मतलब टेबल नंबर 1.3 और टेबल नंबर 1.4, इन्हें हम जब एनालाइज करेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करें एनालिसिस। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। क्या है कि आप जो देखोगे यहाँ पे डेटा दिया है किस चीज का, स्टेट्स का, हरियाणा है, केरला है। अच्छा एक मिनट और सुन लो, एक पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर तो दे दूं मैं, ठीक है, तो बीड़े वाली स्टाइल में है।
एक डिस्क्लेमर देता हूं, देखो सीधा सा। सबसे पहली चीज तो क्या है कि डेटा के चक्कर में मत लड़ा करो। डेटा के चक्कर में मतलब क्या, जैसे आप देखोगे मेरे पास क्या लिखा है, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम कितनी लिखी है, 1,80,174, ठीक है, पर एनम। ये हरियाणा की रुपीज में पर कैपिटा इनकम है। अब ये कब की है, तो ये देखोगे तो आई गेस 2018-19 का डेटा है ये, ठीक है, 2018-19 का डेटा है। पुरानी बुक्स होंगी तो 17 का जो डेटा होगा तो ये डेटा और बदल जाएगा, मतलब कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उस हिसाब से, ठीक है। तो डेटा बदल जाएगा, उस पर लड़ाई मत लड़ाना, कंसेप्ट को समझना, ठीक है। जो लेटेस्ट एडिशन होता है, मैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से ये उठाता हूं टेबल, तो जो लेटेस्ट एडिशन होता है उसका डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ। दूसरी चीज, अब यहां हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्टेट्स के बीच में, ठीक है। स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन हम कंसेप्ट समझने के लिए कर रहे हैं, किसी भी स्टेट को नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो पता लग रहा है नीचे आप कमेंट सेक्शन में, मन ने कैसा बोल दिया सर जी तुमने, ठीक है, तो हरियाणा वाले बच्चे नाखुश हो गए, ऐसा वो नहीं करना है कुछ भी, ठीक है, और आपस में भी नहीं लड़ना है। तो उसको हेल्दी नोट पे समझते चलना बस, ठीक। चलो, तो एनालाइज अगर जैसे हम करें तो आपको यहां क्या दिख रहा है, पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स। और यहां जैसे अगर आप देखोगे तो यहां आपको 2018-19 का डेटा मिल रहा है, क्या, कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, बिहार, केरला ऑन द इंडेक्स सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंसी रेशियो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अगर हम इनकम के बेसिस पे स्टेट्स को कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है डेटा कि हरियाणा जो है, हरियाणा के पास में, हरियाणा के लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा है। पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है हरियाणा में, मतलब जैसे इन तीनों स्टेट की बात करें तो इन तीनों स्टेट में से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, हरियाणा के लोगों के पास में। पर कैपिटा इनकम कितना है, 1,80,174। फिर केरला, फिर बिहार। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस हिसाब से हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के बेसिस से कंपेयर करोगे तो हरियाणा को ट्रॉफी दे दो फर्स्ट, ठीक है, केरला सेकंड और बिहार थर्ड। लेकिन अगर आप इसको दूसरे क्राइटेरियाज के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, चश्मा बदलते हो, ठीक है, सिर्फ इनकम के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो, तो रिजल्ट सरप्राइजिंग आएंगे। कैसे, तो अब जैसे अगर हम इस इंडेक्स को देखते हैं, यहां पे इस टेबल को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। अब सुनो एक बार और, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, सतर्क हो जाओ जरा, जिनको नींद आ रही उठो, ठीक है, सावधान हो जाओ। क्यों, क्योंकि ये जो चीजें है ना, जैसे आप देखोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेशियो है, यहां पे मैंने अलग से लिख लिया है, और ठीक, तो ये जो कुछ की टर्म्स है ना, जब तक पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था तो उस समय पे क्या आता था कि ये तो ऐसा था कि मैं बच्चों को बोल देता था 1 नंबर का पेपर मैं लिख के दे सकता हूं कि 1 नंबर का पेपर इनमें से आएगा। मतलब ये 3 इंडेक्स नहीं, इसके अलावा पर कैपिटा भी हो गया, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो ऐसे इस चैप्टर्स में जो की टर्म्स है ना, ये की टर्म्स पे एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में। अभी क्या, अब नहीं आएगा क्या सर, चलो बढ़िया है, आएगा, घबराओ, मतलब ऐसा खुश नहीं होना कि अब नहीं आएगा ये, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखना है, आपको चीज ये ध्यान रखना है कि मान लो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया, मतलब एक फिलअप दे दिया और उन्होंने एमसीक्यू में नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ ये डेफिनेशन लिख दी और इसका मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन किस चीज को सिंबलाइज करती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो थ्योरी पढ़ोगे तो वही थ्योरी आपको ऑब्जेक्टिव के टाइप में भी घुमा के दी जा सकती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, गंगाधरी शक्तिमान होता है ना, तो उस तरह से क्या है, क्वेश्चन भी वो जो थ्योरी के पार्ट पे आ सकता था वो एमसीक्यू के पार्ट पे भी आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना बराबर, ठीक है। तो जैसे की टर्म्स क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या, इन्फेंट मतलब नन्ना मुन्ना सा बच्चा जो आता है, ठीक है, मोर्टेलिटी मतलब उसकी मृत्यु, तो नवजात शिशु की मृत्यु का दर जो है वो बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर as a proportion of 1000 live children born in that particular year। 2-3 कीवर्ड है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई, ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल का पूरा होने से पहले, पहला हैप्पी बर्थडे मनाने से पहले जिन बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न। लाइव चिल्ड्रन बॉर्न का मतलब क्या, कैमरे लगा दिए वहां। लाइव चिल्ड्रन बॉर्न का मतलब यह है कि जो बच्चा जिंदा पैदा हुआ है, मतलब अगर किसी बच्चे की पेट में ही मृत्यु होगी तो उसे गिना नहीं जाएगा, जो जिंदा पैदा हो रहा है, ठीक है, लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि कितने बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है बिफोर द कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न। ये कीवर्ड्स रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हमने देख लिया कि इनकम की जब हम बात करते तो हरियाणा में क्या बहुत पैसा था, पर कैपिटा इनकम जो था तीनों स्टेट्स में हरियाणा में सबसे ज्यादा थी। लेकिन ये भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर मान लो आपके पास पैसा खूब है लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हो तो आप डेवलप कैसे कहलाओगे, बताओ, ठीक है। जैसे मिडिल ईस्ट में क्या कह रहे हैं कि पैसा बहुत है लेकिन वहां फ्रीडम नहीं है ना विमेन को, तो वो किस तरह, मतलब वो फिर डेवलप्ड कैसे हो गए, ठीक है, वो तो पिछड़े हैं। आगे समझ में वही कहानी आ रहती है कि
इनकम के अलावा भी दूसरे क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। समझ में आ रही है ना चीजें? फिर क्या है लिटरेसी रेट? तो लिटरेसी रेट क्या होता है? मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 और 7 से ऊपर साल के जो बालक बालिकाएं होते हैं, ठीक है, उसमें से कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, बेसिक अर्थमेटिक्स जानते हैं, अगर पूरी डेफिनेशन को समझा है तो लिटरेसी रेट क्या है? सिंपल सा अगर डेफिनेशन समझे तो इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 और 7 से ऊपर की पॉपुलेशन में कितने लोग लिटरेट हैं? लिटरेट कौन है? जिन्हें पढ़ना लिखना आता हो एक भाषा में और बेसिक अर्थमेटिक्स आता हो, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट भी क्या होता है? मतलब पैसा खूब है लेकिन आपके यहाँ लोग इलिटरेट हैं, तो वो भी क्या है? डेवलप्ड कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। वैसे ही नेट अटेंडेंस रेशियो की अगर बात आती है, ये क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स, ठीक है, अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब 14 से 15 साल का एज ग्रुप में, मतलब 14 से 15 साल के एज ग्रुप में क्या है? पूरी देश की जनता है। पूरी देश की जनता मतलब कि पूरी देश की जनता में कितने लोग ऐसे हैं जो 14 से 15 साल के एज ग्रुप में है? मान लो 1000 लोग हैं। अब उसमें से क्या 1000 में से मान लीजिए आपकी 700 लोग स्कूल जा रहे हैं, तो आपका नेट अटेंडेंस रेशियो कितना आ जाएगा कि 700 लोग स्कूल जा रहे हैं। तो अगर जैसे हम देखें तो क्या है? 70% नेट अटेंडेंस रेशियो आ गया। 30% बच्चे अभी नहीं जा रहे ना। तो ये वही चीज है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 15 ईयर्स। कुछ बुक्स में क्या लिखा होगा? ये एज ग्रुप अलग लिखा होगा। तो अभी जो लेटेस्ट एज ग्रुप जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो क्या है? 14 से 15 साल है, ध्यान रखना। तो द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर, ठीक है। तो उस एज ग्रुप का जो टोटल नंबर के स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो आपको क्या देता है? नेट अटेंडेंस रेशियो देता है। तो कीवर्ड्स को हाईलाइट रखना। अपने एनालिसिस पे वापस आते हैं। तो हमने एनालिसिस में क्या देखा है? हरियाणा रेस जीत रहा था अगर आप कंपेयर करते हो स्टेट्स को सिर्फ इनकम के बेसिस पे। लेकिन ठीक है, अब देखो वक्त बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे। कैसे? तो अगर हम ये क्राइटेरियाज, इनकम के अलावा जो दूसरे क्राइटेरियाज हैं उन्हें भी थोड़ी सी क्या देते हैं? तवज्जो देते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि केरला में हरियाणा से इनकम जरूर कम थी वहां पे, ठीक है। केरला में हरियाणा से क्या थी? इनकम कम थी, पर कैपिटा इनकम। लेकिन केरला में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम है, और ये कम होना अच्छा होता है। मतलब कि 1000 के प्रपोर्शन में, ठीक है, 2017 का डेटा देखें तो 1000 के प्रपोर्शन में वहां सिर्फ क्या होता है? 10 इन्फेंट्स जो है उनकी क्या होती है? डेथ होती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। तो वहां पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को उन्होंने क्या करके रखा? कंट्रोल करके रखा है। क्यों करके रखा है? क्योंकि वहां पे दूसरी फैसिलिटीज, दूसरे क्राइटेरिया जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। पैसा चाहे कम हो हरियाणा से, लेकिन हरियाणा में क्या हो रहा है आप देखोगे तो 3 गुना बच्चों की ज्यादा डेथ होती है केरला से कंपेयर किया जाए तो। अगर सिर्फ इन्फेंट मोर्टिलिटी के हिसाब से कंपेयर करोगे ना, मैंने बताया कि डेवलपमेंट का नोशन अलग हो सकता है। वो बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ तो क्या है, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो कम है, आपके पैसे ज्यादा है तो क्या हुआ, लेकिन इन्फेंट्स की जो डेथ हो रही है वो तो ज्यादा हो रही है। तो इस तरह से डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं, कंपैरिजन की जब बात करते हैं, तो सिर्फ इनकम को नहीं रख सकते, इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। मुस्कुराओ थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो, क्लियर है? ठीक है। फिर क्या है? लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, लिटरेसी रेट भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। It measures the proportion of literate population in the 7 and above age group। तो 7 और 7 से above age group में अगर देखोगे तो हरियाणा में क्या है? पैसा ज्यादा है लेकिन लिटरेसी कितनी है? 82%। तो 7 और 7 साल से ऊपर के एज ग्रुप में 82% ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, लिटरेट है, ठीक है। लेकिन वही चीज केरला में 94 है, बिहार में 62 है, ठीक है, बिहार में 62 है। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आएगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो केरला में लिटरेसी रेट भी अच्छा है। फिर वही नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो नेट अटेंडेंस रेशियो में भी केरला क्या है? हरियाणा से आगे, बिहार से आगे, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या समझ में आया कि सिर्फ इनकम के हिसाब से अगर देखोगे तो ऐसे तो हरियाणा आगे दिख रहा है, लेकिन अगर आप इनकम के साथ दूसरे क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करोगे तब आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आएगी और उससे आप कंपेयर करोगे तो आपको एक क्या? एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा। तो मैं अब आपसे एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आपको एक टॉपिक समझ में आ गया है, ठीक है। इस टॉपिक को अकेले मत देखना, पिछले टॉपिक के साथ जोड़ के देखना। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। सो वी हैव सीन दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम के बेसिस पे कंपेयर कर लो, लेकिन वो इनकम सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकम के अलावा भी दूसरे क्राइटेरियाज होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड वी हैव सीन द डेटा। डेटा के हिसाब से हमने बात करी, क्लियर? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? ये टॉपिक देखने में ऐसा लगता है कि स्टैंड अलोन टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो प्यारा सा चैप्टर चल रहा है डेवलपमेंट, उसी के साथ जोड़ के देखेंगे हम, ठीक है। पूरा वीडियो जब देखोगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। और हाँ,
इस वीडियो में हम बॉडी मास इंडेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन पे क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर्स में, हम देखेंगे अगर तो क्या है कि ये ऐसे एरियाज है, बॉडी मास इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो फेवरेट पार्ट हो जाता है, छुपे हुए क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं। सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखिए स्टार्ट होता है इस लाइन से, भारी लाइन है, ठीक है, इतनी भारी लाइन है कि आप दब जाओगे। क्या है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन अब मैं यहां पे बोलूंगा पैसा होने से कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो कह रही है ना, अब आप में से काफी सारे लोग यहां पे इस पॉइंट पे मेरे साथ डिसएग्री करोगे, लेकिन लास्ट में जाते जाते एग्री कर जाओगे। हाँ सर, समझ में आ गया कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, और उस कंटेक्स्ट में क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज जो है अवतार लेती है। कैसे अवतार लेती है, देखो एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए क्या कि आपके पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन उस पैसे से आप हर फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस पैसे से आप हर सुख और सुविधा एंजॉय नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन वो पॉल्यूशन जो हुआ है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज ने भी फेस करी है, चाहे कितना ही पैसा हो। ठीक है, पैसे से क्या, पैसे का कपड़े पहनोगे क्या, नहीं ना, गर्मी तो फिर भी लगेगी। तो उसके चलते क्या है कि चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, सभी ने जो ग्लोबल वार्मिंग आई, उस मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसको फेस किया। ठीक है, उसके नेगेटिव इंपैक्ट को सहन कर रही है। एक और एग्जांपल देख लो, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पैसा है ना, बोलते हैं दिल्ली पैसा वालों की सिटी, मुंबई जो है पैसे वालों की सिटी है, खूब पैसा है वहां पे, लेकिन क्या है, पॉल्यूशन भी तो वहीं उतना ज्यादा है। तो अब आपके पैसे से आप क्या पॉल्यूशन कम कर लोगे, नहीं ना, पैसे से झाड़ू लगाने से तो रहे हम। ठीक, तो उस तरह से क्या है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक, अब ये एग्जांपल जो आया, ये एग्जांपल तो सब दिल पे चुभ जाता है इंसान को। कैसे चुभ जाता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस, खास करके इस पेंडेमिक के बाद में, क्या कि चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन वो डिसीज जो है, ऐसा तो नहीं कि पैसे वाले हैं भैया, पैसे वाले हैं दूर से निकल जाए। ठीक है, पैसे वालों के पास में जाके चिपकता है वो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप 2000 के नोट से ऐसे लड़ने लगोगे कोरोना वायरस के साथ में। ठीक, आपके जेब में जितना पैसा है, जरूरी नहीं कि वो आपको हर फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर दे जो आपको एक सही जीवन जीने के लिए जरूरी हो। ठीक है, चीजें आसान जरूर हो जाती है, लेकिन नॉट नेसेसरली कि पैसे से आप हर वो चीज पा जाएंगे जो आप एस्पायर कर रहे हो। सर आप कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पे? ठीक है, कुल मिला के बात यह है, देखो कि जब आप पैसे से हर चीज को एंजॉय नहीं कर सकते हो तो फिर कैसे एंजॉय करेंगे? ठीक है, आपको बेहतर तरीके से जीवन जीने के लिए आपको क्या करना होता है, दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान रखना होता है। आपको कह सकते हैं कि एक तरह से क्या करना पड़ता है कि चीजों को इन जनरल लेवल पे क्या करना पड़ता है, सभी के लिए सब कुछ बेहतर हो वो अवेलेबल करवाना पड़ता होगा। एक एग्जाम्पल फिर लेते हैं हम यहाँ पे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब क्या होता है कि पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कि पेंडेमिक ब्रेकआउट होने से पहले ही क्या है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण हमने चीजों को कंट्रोल कर लिया। तो वो क्यों हुआ? वो पैसे से नहीं हुआ, वो पब्लिक फैसिलिटीज से हुआ है। समझ पा रहे हो? ठीक है, पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पैसा है, आपके पैसे से आपने क्या करा, आपने बहुत ऊंची बिल्डिंग बनवा ली है, ये वो सारा सब कुछ करवा लिया है, लेकिन बाढ़ें तो तब भी आएंगी। ठीक है, आपने पैसे से क्या ऊंची बिल्डिंग बनवा ली, लेकिन बाढ़ तो फिर भी आएगी ना। आपके पैसे से बाढ़ आना थोड़ी ना रुकी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर क्रिश होगी बिल्डिंग के ऊपर से कूद कूद के चले जाओगे, रोड पे तो आना पड़ेगा ना आपको भी। ठीक है, तो उसके चलते क्या है, लेकिन वो समस्या से सुलझा कब जा सकता है कि जब पब्लिक फैसिलिटी अच्छी हो, कि हाँ सीवेज सिस्टम जो हो वो बढ़िया तरीके से क्या है संभाल के रखा गया हो, मतलब सही तरीके से बनाया गया हो, सारा सब कुछ व्यवस्थित हो। ठीक, तो ये कहानी रहती है कि पैसे से सब कुछ नहीं होता है, वो उस पैसे से पब्लिक फैसिलिटीज सही तरीके से अवेल की जाए, ताकि ये जो समस्याएं जो पैसे से पैसा होने के बावजूद भी नहीं रुक सकती, उन समस्याओं को रोका जा सके। ठीक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, द बेस्ट वे, ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। और कलेक्टिवली प्रोवाइड करना मतलब क्या है, यू आर एंजॉइंग सम फैसिलिटीज टुगेदर विथ पब्लिक। ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता कि हाँ कि आपके पास सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता है, कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी होती है, तो उन्हें बेस्ट वे में आप इस्तेमाल कब कर सकते हो, जब आप उन्हें साथ में कलेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हो, और वो बेस्ट वे के साथ साथ में सस्ता भी होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन एग्जांपल हो गया, एजुकेशन, हेल्थ की भी अगर हम बात कर लें तो भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज के दो नोशन होते हैं। एक तो क्या है, पब्लिक फैसिलिटी मतलब क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, और एक पब्लिक फैसिलिटी का मतलब ये भी है कि जो हम एक साथ कलेक्टिवली इंजॉय करते हैं। जैसे सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, समझना है चीजों को। अब क्या
क्या होता है कि सिक्योरिटी जो है, दिखती बात है, आप बोलोगे सर मेरे पास पैसा होगा तो मैं अपने आजू बाजू इर्द गिर्द सब जगह क्या कर लूंगा, सब जगह सिक्योरिटी गार्ड रख लूंगा, चारों तरफ Z+ सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे देखते हैं कि आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो, कवर्ड कैंपस है, तो आप 1 2 4 5 जितने भी गार्ड हैं, तो सारी सोसाइटी के लिए 5 गार्ड मिलके होते हैं। अगर आप ये कलेक्टिवली इंजॉय नहीं करोगे, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी की तरह इंजॉय नहीं करोगे सिक्योरिटी को, तो आप क्या करोगे फिर कि एक फ्लैट के इस गेट पे खड़ा कर दो, ठीक है, एक इस गेट पे खड़ा कर दो, तो ऐसे अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड रखोगे और वो साहब जी पैसा दो, ठीक है, तो वो आपसे बार बार पैसा मांगेगा, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। तो पब्लिक फैसिलिटीज जो है, जो हमारी लाइफ के लिए हमें जरूरी होती है, मतलब कुछ फैसिलिटीज जो हमें हमारी लाइफ के लिए जरूरी होती है, ठीक है, जरूरी है, और साथ साथ में अगर उन्हें सस्ता भी चाहिए, आपको चीपेस्ट वे में चाहिए, तो वो उसके लिए तरीका क्या है कि हम उन्हें कलेक्टिवली एंजॉय करें। ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, तो दिखती बात है कि आप बस से जाओगे तो आपको सस्ता बैठेगा, बजाय उसके कि आप क्या करेंगे, कार से जाओगे। लेकिन हम कार से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बस में सही फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। लेकिन आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे तो हमारे यहाँ से एक्टर जो है, यहाँ पे क्या है कि 8-10 पीछे गाड़ी, आगे गाड़ी, इस तरह से क्या है, गाड़ियों से चल रहे हैं। वो फॉरेन कंट्रीज में क्या है, बस में घूम रहे होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे क्लिप्स। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है पब्लिक फैसिलिटीज के ऊपर। तो पब्लिक फैसिलिटीज अगर सही होगी तो उससे क्या होगा, उससे आप जिस देखोगे तो बहुत सारी ऐसी जो आपकी जरूरतें हैं आपके जीवन की, उन्हें आप सस्ते तरीके से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब बोलोगे सर कहां बस में चले गए हम पढ़ते पढ़ते डेवलपमेंट से, तो ये आइडिया आपको ऐसे कनेक्ट करना है क्या कि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं ना, डेवलपमेंट सिर्फ पैसों से नहीं होता है, डेवलपमेंट पैसों के अलावा भी दूसरे क्राइटेरियाज कनेक्ट करा, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो जो अदर क्राइटेरियाज है ना, उन्हें डेवलप करना है। अगर अदर क्राइटेरियाज में क्या आ गए कि हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए, जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो कम होना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा कि जरूरी नहीं कि हरियाणा में पैसा है, लेकिन क्या पैसे से उन्होंने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम कर पाए? नहीं कर पाए, पिछली वीडियो में हमने देखा, ठीक है। वो कब हो सकता है कि जब पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो इन दिस सेंस पब्लिक फैसिलिटीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज? तो हमने ये समझा कि चीजें हमें सस्ते तरीके से और अच्छे तरीके से मिल सकती है जब हम उन्हें क्या करेंगे, कलेक्टिवली एंजॉय करेंगे। सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन एक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली क्या है, विद द इंक्रीज इन पब्लिक फैसिलिटीज अदर क्राइटेरियाज आल्सो एनहांसेस, ठीक है। और जब पब्लिक फैसिलिटीज सही होगी ना, तो पब्लिक फैसिलिटीज सही होगी मतलब क्या, एजुकेशन सही है, हेल्थ सही है, तो इससे क्या होगा, इससे जैसे हेल्थ और एजुकेशन, अब कनेक्ट करो, पब्लिक फैसिलिटीज के थ्रू आपने हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, तो इससे होगा क्या, अल्टीमेटली डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट इज ऑल राउंड थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है डेवलपमेंट सिर्फ जेब में पैसा है तो डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, विकास। विकास और ग्रोथ में फर्क होता है। विकास की जब हम बात करते हैं तो वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अच्छा, और ये सारी चीजें जो है ना, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब कुछ आप 12th में ज्योग्राफी में पढ़ोगे फिर से, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे आप, तो हायर क्लासेस में जाके क्या है आपको पढ़ना है फिर से भी, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा दे रहा हूं वैसे ही, क्लियर है। तो विद द इंक्रीज इन पब्लिक फैसिलिटीज अदर क्राइटेरिया आल्सो एनहांसेस, तो जो डेवलपमेंट के लिए इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज को आप वेटेज देते हो ना, तो वो क्राइटेरिया कब एनहांस होंगे, कब इंप्रूव होंगे, जब आप पब्लिक फैसिलिटीज पे फोकस करोगे। तो फॉर एग्जांपल केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो ये डेवलपमेंट में हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को भी कंसीडर करते हैं अदर क्राइटेरिया में। और वो क्यों है? क्योंकि इट हैज एडुकेट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, वहां पे इंसान शिक्षित है, वहां पे स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है, पब्लिक फैसिलिटीज पे ध्यान दिया जा रहा है। तो उसका इंपैक्ट आपको कहां देखने को मिल रहा है, दूसरे जो क्राइटेरियाज है इनकम के अलावा, उनमें एनहांसमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर क्या है, सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल मतलब क्या, आप देखा होगा ना, राशन की दुकान होती है, एक लाला सेठ बैठा रहते हैं वहां पे, तो वो तो क्या है, वो प्राइवेट भी होती है, मतलब प्राइवेट ऐसे कि आप किराना की दुकान पे जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जहां पे पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के लोगों को अनाज देगी, तो उससे क्या होगा, उससे दिखती बात है कि गरीबी कम होगी वहां पे, लोग कहेंगे तो माल नरिशमेंट कम होगा, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिल पाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इन अदर स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी है तो मतलब डेवलपमेंट है, क्लियर। तो पब्लिक फैसिलिटी का इंक्रीमेंट सीधा सीधा जुड़ा हुआ है डेवलपमेंट के साथ में, कनेक्ट कर पा रहे हो। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर, जहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो वहां पे लोगों का हेल्थ स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर होगा। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक ओवरऑल कंसेप्ट ही होता है, तो ओवरऑल यहां पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। आगे समझ में पब्लिक फैसिलिटीज क्या है। अब देखो इस ही टॉपिक में आपको कुछ जुड़े हुए और भी पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुस्कुरा गया, बढ़िया, एक नंबर चीज आ गई, ठीक है। समझो क्या है, देखो इसमें अगर आप चीजों को देखोगे ना, तो ये क्या है, बॉडी मास इंडेक्स भी जैसे आप देखेंगे तो वो हेल्थ स्टेटस की जब हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज से हेल्थ स्टेटस इंप्रूव किया जा सकता है, तो वहीं पे एक जो चीज जुड़ी हुई है, कभी कभी मैंने इस पे क्वेश्चंस देखे हैं,
यूनिट टेस्ट में खास करके टीचर्स को क्या रहता है ऐसा कि एक कठिन पेपर बनाती हूं तो उसमें क्या है वो ऐसे अंदर के टॉपिक्स में से क्वेश्चन दे देते हैं। बॉडी मास इंडेक्स एक टॉपिक आता है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, देखो बॉडी ठीक है, स्केलेटन है, आपके पास कितना मास है, सिंपल बहुत सिंपल रख रहा हूं मैं कि आपकी बॉडी पे कितना मास है, ठीक है, तो वो बॉडी मास हो गया। इंडेक्स मतलब क्या है, फिर उसको आप जब कंपेयर कर लेते हो, ठीक है, कि हाँ इनकी बॉडी पे ज्यादा मास है, इनकी बॉडी पे कम है, इनकी बॉडी पे कम है। अब यहाँ मास से लिटरल मीनिंग आप ऐसा वो मास ये वाला जो मसल्स रहती है उस पर चले गए, लेकिन यहाँ मास से मतलब क्या है, यहाँ मास से मतलब है वेट और हाइट के प्रोपोर्शन में। तो कंक्लूजन में ये नहीं निकालना है कि बॉडी बिल्डर्स में कौन जीता, कंक्लूजन में आपको क्या निकालना है, कंक्लूजन आपको यह निकालना है कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो कोई कंपटीशन नहीं है बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी मास इंडेक्स इज अ क्राइटेरिया यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की मदद से यह पता लगाते हैं कि इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस कैसा है, मतलब वो नरिश्ड है, मतलब प्रॉपरली वैसे बोलते हैं ना खाया पिया हुआ है नहीं है, ठीक है, अंडर नरिश्ड है मतलब कुपोषित है, या फिर ओवरवेट है मतलब हद से ज्यादा खाया पिया हुआ है। कैसा है एक इंसान का हेल्थ स्टेटस, वो आपको बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है। काम कैसे करता है बॉडी मास इंडेक्स, तो वो भी समझ लो। हाउ टू फाइंड आउट बॉडी मास इंडेक्स, सब अपना अपना निकालना, बॉडी मास इंडेक्स बताना। फिर तो क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स पता लगाया जाता है वेट ऑफ द पर्सन इन केजी एंड हाइट इन द मीटर स्क्वायर। मतलब आप एक इंडिविजुअल का क्या कर रहे हैं, वेट निकालते हैं किलोग्राम में और हाइट निकालते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब किसी इंसान का वेट 25 किलोग्राम है और हाइट कितनी है, एक मीटर है, तो उसको 1 मीटर स्क्वायर निकाल देंगे हम, और फिर उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक डेटा मिल जाएगा। क्या मिल गया डेटा, यहाँ पे 25 मिल गया। ठीक है, अब सब अपना अपना जैसे क्या निकालेंगे, ऐसा बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे। अब ये बॉडी मास इंडेक्स निकालने के बाद में हमें क्या मिलता है, ये बॉडी मास इंडेक्स निकालने के बाद हमें ये चीज मिलेगी। देखो नंबर आया 25, तो अब यहाँ पे क्या है, बेंचमार्क होते हैं। समझ में आ रही है ना, बॉडी मास इंडेक्स सिंपल सी चीज है कि आप क्या कर रहे हैं, बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए एक इंडिविजुअल का वेट ले रहे हैं केजी में और हाइट ले रहे हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, फिर उसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक डेटा मिलेगा, एक नंबर आएगा ना। अब उस नंबर को आप एक स्केल बना लो। ठीक है, एक स्केल बना लो उस नंबर पे। क्या स्केल बना लो, तो स्केल में आप 18 जो है, जैसे 0 रखते हैं ना स्केल पे, तो ऐसा 18 आप क्या रख लो, बेंचमार्क रखो। तो जिन इंडिविजुअल्स का बॉडी मास इंडेक्स इस फॉर्मूला के बाद में 18 से कम निकलता है, वो क्या कहलाएंगे, 18 से कम जो निकलेगा तो वो अंडर नरिश्ड होंगे। मतलब वो इंडिविजुअल्स जो है, वो इंडिविजुअल्स क्या है, तो उनका वेट और हाइट के प्रोपोर्शन में क्या है, तालमेल नहीं है। मतलब उनकी हाइट तो बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, मतलब क्या है, वो उनके हाइट के प्रोपोर्शन में उतना उनका वजन नहीं है। इसी कारण क्या हो रहा है, उनका बॉडी मास इंडेक्स क्या निकल रहा है, 18 से कम निकल रहा है। तो लेस देन 18 होगा ना, अगर लेस देन 18 इधर होगा तो वो क्या कहलाएंगे, अंडर नरिश्ड। मोर देन 25, ठीक है, 18 से 25 की हमने स्केल रख ली है, ये 25। तो अब मोर देन 25 रहेगा तो वो इंसान क्या कहलाएगा, वो इंसान क्या कह सकते हैं, ओवरवेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी हाइट है उसके प्रोपोर्शन में उनका वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा, ओवरवेट है तो मतलब क्या होगा कि डिसीजेस के चांसेस है। अंडर नरिश है तो भी डिसीजेस के चांसेस है। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स क्या बता रहा है, आपका हेल्थ स्टेटस बता रहा है। इधर आप क्या कहलाओगे, ओवरवेट कहलाओगे। ठीक है, तो 25 से ज्यादा बीएमआई, ओवरवेट, 18 से कम आया तो अंडर नरिश्ड। ठीक है, वैसे लिखा हुआ है यहां पे तो अंडर नरिश्ड, और 18 से 25 के बीच में जो आया तो आप क्या है, आपका बॉडी मास इंडेक्स किस कैटेगरी में आ जाएगा, नरिश्ड में। मतलब आप फिट एंड फाइन की कैटेगरी में आ गए। तो नरिश्ड के लिए क्या है, बिटवीन 18 टू 25, तो यहां पे नरिश्ड। ठीक है, ये हेल्थ स्टेटस अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमने बात करी बॉडी मास इंडेक्स की। अब 1 मिनट के लिए यहां पे रुको। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जब कैलकुलेट किया जाता है, बहुत अंदर का क्वेश्चन है, पुरानी बुक्स में आया करता था ये, अब तो शायद नई बुक्स में से हटा भी दिया गया है पॉइंट। क्या कि ग्रोइंग चिल्ड्रंस आर नॉट इवैल्यूएटेड ऑन बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स जो निकाला जाता है ना, इसमें जो बच्चे जो बच्चे कह सकते हैं कि ग्रोइंग एज में है। ग्रोइंग एज में मतलब क्या है कि नॉर्मली हम जिन्हें 14 साल से नीचे के बच्चों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 14 साल से 12 साल से के नीचे के बच्चों को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उनका बॉडी मास इंडेक्स नहीं निकाला जाता है। कारण क्या, आपने देखा होगा ना, जब हम इस एज ग्रुप में रहते हैं तो क्या हो रहा है, अचानक से हाइट बढ़ जाती है और इतने दुबले पतले की टी शर्ट ही नहीं मिल रही बाजार में, बताओ। ठीक है, तो वो स्थिति होती है ना कि जब ग्रोइंग चिल्ड्रन जो रहते हैं तो उनका हाइट और वेट कोई किसी भी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। कुछ बच्चे गोलू मोलू से रहते हैं, हाइट नहीं बढ़ रही लेकिन मोटे होते जा रहे हैं बचपन में। ठीक है, गोलू मोलू से रहते हैं, तो जैसे बहुत बच्चा जो पैदा होता है तो उसकी हाइट का आप देखोगे प्रोपोर्शन कम है लेकिन वेट जो रहता है ज्यादा रहता है। तो इस तरह से क्या रहता है कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है ना, क्योंकि वो क्या है, गोल मटोल अलग अलग तरह से, कोई हाइट में बढ़ रहा है तो दुबला हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन जो रहता है उन्हें इस स्केल पे मेजर नहीं किया जाता है। बाकी नॉर्मली जैसे आप देखोगे तो एक अडल्ट को अगर हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं तो हमें पता लगता है
कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, मतलब वो नरिश्ड है, ठीक है, ओवरवेट है, अंडर नरिश्ड है, क्या हेल्थ स्टेटस है इंडिविजुअल का, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती किससे, बॉडी मास इंडेक्स से। अब देखो आपने क्या पढ़ लिया, पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर बॉडी मास इंडेक्स पढ़ लिया, बुरा मत मानना इस चीज पे, क्योंकि वो साथ में जुड़ा हुआ था तो एक साथ हमने पढ़ लिया। फिर क्या है, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये भी बॉक्स में डिटेल दी ना आपको बुक में, लेकिन ये क्या है, बॉक्स में डिटेल है, छोटा सा डिटेल है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इस पे। सबसे पहली चीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, तो जैसे आपने देखा कि इंडिविजुअल का नोशन फॉर डेवलपमेंट अलग अलग होता है, इनकम एकमात्र डेवलपमेंट का क्राइटेरिया नहीं होता है। आप कंट्रीज को कंपेयर करोगे तो कंट्रीज को भी आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज कंसीडर करना पड़ेंगे। इतनी चीजें समझ में आई चैप्टर में, ठीक है। तो अब जब आप क्या करेंगे, दूसरी चीजों को भी कंसीडर करेंगे ना, तो हम दूसरी चीजों को कंसीडर करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि उस देश में इंडिविजुअल का क्या लेवल ऑफ स्टेटस है, इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है ये देखोगे आप, इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस कैसा है ये देखोगे आप। तो उस तरह से क्या है, अल्टीमेटली दी डेवलपमेंट ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ह्यूमंस का डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि ह्यूमंस डेवलप्ड है तो वो सारे ह्यूमन जिस देश को बिलोंग करते हैं वो देश भी डेवलप्ड होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, ये आइडिया जो है तो 1990s के बाद में ये आइडिया बहुत हाईलाइट हुआ। तो जैसे आप देखेंगे तो जो एशियन इकोनॉमिस्ट थे, महबूबुल हक, ठीक है, पाकिस्तान के, फिर हमारे अमृत सेन, तो उन लोगों ने एक अच्छा कंसेप्ट दिया कि आप कंट्रीज को डेवलप कर रहे हैं सिर्फ पैसे के बेसिस पे कर रहे हो, तो पैसा तो क्या है, पैसा तो एक तरह से हाथ का मेल है, सुना होगा ना ये, तो पैसा तो सब कमा रहे हैं, लेकिन आप देखो ना वहां के लोग कितने खुश हैं, लोग कितने डेवलप्ड हैं। तो इसके चलते क्या है, इनकम जो है, इनकम को क्या है, एक इनएडिक्वेट मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट माना गया, और उसी के चलते क्या है, उसी के चलते सवाल उठा फिर, देन व्हाट इज द अदर क्राइटेरिया, मतलब आप इनकम को इनएडिक्वेट बता रहे हो कंपैरिजन के लिए, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तो हमने बताया हाँ इनकम के अलावा भी दूसरे क्राइटेरियाज होते हैं। तो उन दूसरे क्राइटेरियाज को कंसीडर करते हुए एक रिपोर्ट बनाई जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके अंदर क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, समझ में आया, अभी नहीं आया होगा तो अब समझ में आएगा। देखो तो जब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है, यूएनडीपी ने क्या करना स्टार्ट किया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश स्टार्ट करना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपेयर करता है कंट्रीज को। अब ये 3 पॉइंट जो है ध्यान से सुनो, ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है क्या, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये 3 पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन करे, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम। सिर्फ इनकम क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है, इनएडुकेट है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स का कितना डेवलपमेंट हुआ, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट बनाता है अपनी, ठीक है, एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट में वो क्या करता है, उस रिपोर्ट में वो कंट्रीज को कंपेयर करेगा, कंपेरिजन अभी भी हो रहा है, ठीक है, पहले सिर्फ इनकम के बेसिस पे हो रहा था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, इनकम के साथ में एजुकेशनल लेवल को भी कंसिडर कर रहे हो, हेल्थ स्टेटस को भी कंसीडर कर रहे हो, पर कैपिटा इनकम को भी कंसीडर कर रहे हो। तो अलग अलग क्राइटेरियाज लिए आपने, इनकम के साथ दूसरे इंडिविजुअल लेवल, ह्यूमन मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे भी आपने क्राइटेरियाज को कंसीडर किया है। तो वो जो रिपोर्ट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो कंट्रीज को कंपेयर कर रही होती है किन 3 क्राइटेरियाज पे, 3 क्राइटेरिया ध्यान रखना, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। और इन 3 क्राइटेरियाज के हिसाब से क्या बनाया जाता है, इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स मतलब क्या है कि अब जब सारी कंट्रीज कंपेयर होगी तो कुछ कंट्रीज ऊपर होंगी, कुछ कंट्रीज नीचे होंगी, और उस तरह से क्या हो जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगी, इंडेक्स बन गया। इंडेक्स में वही होता है ना, लिस्ट बनाई जाती है। तो इस तरह से क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई जाती है। समझ में आया? तो आप देखो यूएनडीपी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, क्रिस्टल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, क्रिस्टल क्लैरिटी होना चाहिए। तो आशा करते हैं यहां तक आपको चीजें समझ में आई है। अब ये डेटा दिया गया है, जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ देशों का नाम है, श्रीलंका है, हमारा प्यारा भारत है, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। अब उनका क्या बताया गया है, उनका जैसे अगर आप देखोगे ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पे कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी क्या होती है, तो जो मैंने आपको बताया था कि वो कीवर्ड्स की टर्म्स जो वो ध्यान रखना। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट दी एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ गोइंग टू लिव, मतलब द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ ईयर विच अ पर्सन इज गोइंग टू लिव, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या बताता है कि आपका ह्यूमन कितना डेवलप्ड है, ठीक है, आपकी कंट्री में ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट कितना है। ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आपकी कंट्री में डेवलपमेंट है, तभी लोग जी पा रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सही है। तो ऐसे क्या है, मल्टीपल क्राइटेरियाज पे कंपेयर किया गया है, और इस डेटा को आप जैसे देखोगे तो इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स में रैंक कितने नंबर पे आ रहा है, 130 पे, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। हमारे से छोटा कंट्री है श्रीलंका, उसका 76 है, ठीक है, 76 है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, देखो ये डेटा पुराना है, ठीक है, ये डेटा पुराना है, 2018 का है। 2020 की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का कितना है, शायद पीछे किसका इंडिया, बताना किस रैंक पे हम, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप गूगल पे से सर्च करके। फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जैसे देखोगे तो हमसे छोटा कंट्री है जिसकी जीडीपी हमसे कम है, लेकिन क्या है, जीडीपी हमसे कम है, साइज हमसे कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दूसरे इंडिकेटर्स पे परफॉर्मेंस हमसे बेहतर है, उस चीज को बताया गया है। एनालाइज कर पा रहे हो ना टेबल को, ये वही चीज बताई गई है। अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, देखो हमने क्या देखा, अगर ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए, क्योंकि अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, लेकिन ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो हमने कंक्लूजन में ये देखा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इन जनरल डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट सिर्फ पैसों के टर्म्स में ना देखा जाए, ठीक है, दूसरे क्राइटेरियाज भी होते हैं, वो दूसरे क्राइटेरियाज भी हमने सीखे। उसके साथ साथ में हमने किस चीज की बात करी, उस चीज के साथ में हमने ये बात करी कि कंट्रीज का डेवलपमेंट डिपेंड करता है उनके ह्यूमन बींग्स में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पढ़ा हमने, पब्लिक फैसिलिटीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में एक सवाल तो बनता है आपसे, क्या कि डू यू थिंक देयर आर अदर क्राइटेरियाज, ठीक है, देयर आर क्राइटेरियाज देर आर सर्टेन अदर क्राइटेरिया दिख रहा था मुझे, ठीक है, क्राइटेरिया पढ़ते पढ़ते, तो डू यू थिंक देर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसीडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमने देख लिया अभी क्या यूज किया जा रहा है, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। तो जब अल्टीमेटली आप डेवलपमेंट को ह्यूमन सेंट्रिक रखते हो ना, कि डेवलपमेंट विकास कब होगा, जब एक मानव का विकास होगा, तो और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब ये इंटरेस्टिंग होगा। देखो आप बताइए कि और क्या क्राइटेरिया होगा। जैसे मेरे हिसाब से क्या है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो भूटान का है वो भी एक अच्छी चीज है, इंसानों से ये पूछा जाए कि आप खुश हैं या नहीं है, ठीक है, तो आप खुश हैं या नहीं है, उस पॉइंट को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए किस चीज में, व्हेन यू आर कंसीडरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो वैसे ही क्या है कि और क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जा सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको बतानी थी। लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। लास्ट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, एक मजेदार टॉपिक है। मतलब क्या होता है ना कि हम चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं, यूं ही पढ़ लेते हैं, एग्जाम के लिए सारी चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं, एग्जाम लिख के आ जाते हैं, बाकी ये उससे कुछ आगे है, उससे कुछ आगे, मतलब ये सोच विचार करने वाला टॉपिक है, इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है, पर्सनल लेवल पे कह रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। क्या है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आपने क्या किया, पूरा चैप्टर पढ़ा, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के नोशंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, डेवलपमेंट जो है तो डेवलपमेंट को कंपेयर कैसे करोगे आप, तो हमने इनकम और इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज, पब्लिक फैसिलिटीज, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे टॉपिक्स जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है ना अपना सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो सबसे पहला एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझ में आता है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हेडिंग क्या है वो तो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल ये आता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मन में दोहराओ आंसर, ठीक है। ज्योग्राफी से थोड़ा कनेक्ट करते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी में जब आप चैप्टर 1 पढ़ते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला, तो वहां पे ये मतलब ये टॉपिक निकल के आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब उस तरह का डेवलपमेंट जिसमें आप रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को बचा के रख रहे हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट योर नीड इज फुलफिल्ड एंड यू आर प्रिजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मतलब क्या है कि जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होगी, फ्यूचर जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट्स होगी, उनके लिए आप रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख रहे हो, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में हमने देखा है ज्योग्राफी में कि रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल किया जाए हमारी जरूरतें पूरी हो और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, पोते पाती जो हैं, तो उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। फाइन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट था। अब यहां पे जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है ना, उसे डेवलपमेंट से जोड़ के देखो। मतलब क्या है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट हमने देखा कि हाँ, डेवलपमेंट में रोड बनाना भी किसी का नोशन हो सकता है, डैम बनाना भी किसी का डेवलपमेंट का आइडिया हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल आइडियाज होंगे ना। डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है, किसी के लिए सब कुछ अर्बनाइज्ड कर दो, सब कुछ कंक्रीट बना दो पूरा, ठीक है। कंक्रीट बना दो मतलब क्या है कि सब जगह रोड बना दो, सब जगह बिल्डिंग्स बना दो, एक तरह से आप क्या कर दो कि पूरी की पूरी सीमेंट की दुनिया बना दो आप, ठीक। तो वो भी एक डेवलपमेंट का आइडिया हो सकता है। अब क्या हो रहा है देखो, तो
क्या इस तरह का डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? लेकिन सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या है? सस्टेनेबल का वर्ड अगर बहुत सिंपल समझे, उसको डेवलपमेंट के साथ ना समझे, तो लंबे समय तक क्या चलने वाली चीजें हैं। सस्टेनेबल मतलब ये कि कितना समय सस्टेन करेगा। तो हम जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन लेके चलते हैं कि डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट में आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उन रिसोर्सेज से आप क्या करोगे, उन रिसोर्सेज से आप एक तरह से रोड बनाओगे, डैम बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, तो ये डेवलपमेंट हो गया। ठीक, अब ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो इस तरह का डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा क्या? सवाल ये है, इस तरह का डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा क्या? कितने समय तक के लिए सस्टेनेबल होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट सस्टेनेबल, अब यहां पे जो चैलेंजेस है वो आपको समझना है। कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो, अगर कनेक्ट नहीं भी कर पा रहे हो तो एक एक मोती समझ लो बस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, ये क्या थीम है, ये समझ में आई दो चीजें। अब अगर हम जैसे देखें तो अब इन मोतियों को एक माला में पिरोते हैं हम, क्या कि डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। हम आपसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि इस डेवलपमेंट सस्टेनेबल, क्या जो आप विकास कर रहे हो, विकास की जो सो कॉल्ड डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या वो जो डेवलपमेंट रहेगा वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा? तो ये सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हमारी डेवलपमेंट की डेफिनेशन में हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज तो लगते हैं, दिखती बात है कि आपको रोड बनाना है तो आप क्या करेंगे, मिनरल्स और इन सारी चीजों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट लगेगा आपको, क्या सोसाइटी को डेवलप करना है तो आप क्या वहां पे ग्राउंड वाटर को भी पंप आउट करोगे ही। तो डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जब ये रिसोर्सेज का कंजम्पशन होगा ना, तो अक्षय पात्र थोड़ी ना है कि बस हाथ डाला निकालते जाओ, जितना निकालना है उतना रिसोर्सेज निकल जाएगा। रिसोर्सेज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रिसोर्सेज कुछ तो क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं। सनलाइट है, आ रही है, आने दो। ठीक है, कितनी लोगे सनलाइट बताओ? सूरज जो है तो सूरज तो असीम है ना। लेकिन अगर आप जैसे यहां देखोगे, दूसरी चीजों की बात करते हैं हम, दूसरी चीजों की मतलब क्या है कि जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, तो ये इस तरह का अनलिमिटेड नहीं है आपके पास में। ठीक है, लिमिटेड स्टॉक है। तो लिमिटेड स्टॉक क्या होता है, डिप्लीट होता है, खत्म होता है। तो अब फिर से चीजों को कनेक्ट करें तो क्या डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा? क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे और वो रिसोर्सेज का जब इस्तेमाल होगा तो डिप्लीशन होना तय है। ठीक है, डिप्लीशन होना तय मतलब उनका खत्म होना तय है। अब रिसोर्सेज जब खत्म हो जाएंगे तो आपने विकास तो कर लिया, लेकिन अब आगे आने वाली जनरेशन जो है, तो ये उनके लिए कहां से चीजें मिलेगी आपको? ठीक है, वो कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे? ठीक, आपका विकास हुआ, आपका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन क्या वो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे रिसोर्सेज? नहीं रहेंगे। तो सवाल यही आता है कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और आज जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्या यह डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा? आगे समझ में ऐसे कनेक्ट करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, वो कितने समय तक हमारा, आज जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सिस्टम हमें कितने आगे तक ले जा पाएगा? एक समय पे चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसी चीज को क्या किया गया है, इस टॉपिक में हाईलाइट किया गया है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में। तो बेसिकली अगर आप अब कनेक्ट करोगे सारे मोतियों को, सारे टॉपिक्स को, तो ऐसा था कि आपने डेवलपमेंट को समझा, डेवलपमेंट के क्या एंगल्स हैं, इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज, वो सारी चीजें। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो एक मुद्दा उठना चाहिए यहां पर, वो क्या है? वो सिंपल ये है कि जिस तरीके से आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? वो कितने समय तक लेके चलेगा? और यहीं पे जो जरूरत उठती है वो क्या उठती है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स इज रिक्वायर्ड एंड डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। तो इसीलिए क्या है, सस्टेनेबल यूज करना होगा, मतलब सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा। डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, अदर वे अराउंड चीजें एक ही जैसी दिखती है हमें। क्लियर है? अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं, दोनों एग्जांपल्स को समझते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर सवाल अगर उठ रहा है तो वो इसलिए उठ रहा है कि ग्राउंड वाटर इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, आप जैसे देखेंगे कि समय के साथ में ग्राउंड वाटर डिप्लीट होते जा रहा है। कैसे डिप्लीट होते जा रहा है? तो एक कहानी बताएं हम आपको, आज से जैसे 50 साल पहले, अगर 70 साल पहले, मतलब मैं नहीं था लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो चली आई ये कहानियां हमने सुनते हैं, हम आपको सुना रहे हैं कि ऐसा कहते थे बुजुर्ग क्या कि आप हाथ से पानी निकाल लेते थे। हाथ से पानी मतलब हाथ से खुदाई करते जाओगे, हाथ से खुदाई करते जाओगे, आप थोड़ा 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट जाओगे, खोदोगे, इतना हाथ से खोद सकता है ना इंसान। उतने में क्या है, उतने में पानी आ जाता था। ठीक है, आज भी कुछ कुएं जो ऐसे होते हैं, वेल वगैरह होते हैं, जिन्हें हाथ से खोद के पानी निकाल लिया जाता है। लेकिन पहले ग्राउंड वाटर टेबल जो था तो वो क्या था, ऐसा था कि बहुत ऊपर था सरफेस के पास में। लेकिन अब क्या है, अब जो बोरवेल्स चलते हैं, तो बोरवेल्स जो चलते हैं तो वो क्या है, आप जब बोरिंग मशीन जो बोर करती है ना, तो कितना 200 फीट, 400 फीट, 700 फीट, कहीं कहीं 800, 1000 फीट तक गहराई तक क्या किया जाता है, बोर किया जाता है, लेकिन पानी की बूंद नहीं मिलती है।
कारण क्या है? कारण ये है कि हमने जिस तरह से ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है ना, उसके चलते क्या है, डिप्लीट होते चले गया है ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, वो और क्या होते चले गया, वो नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है। और तो सवाल यही आता है अब कि क्या इस तरह का डेवलपमेंट, आपने पानी का, स्वाभाविक है आपने पानी का इस्तेमाल क्यों किया होगा? आपको ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चरल मतलब एक जो फार्मर है, उस फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसे पानी मिल जाए उसकी फसलों को, ताकि वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो करके पैसे कमा सके, ठीक है। तो वो उसकी डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी, उसने वाटर को एक्सट्रैक्ट किया। अब लेकिन क्या हो रहा है, उस एक्सट्रैक्शन से वाटर टेबल जो है वो कितना गिर गया है, ठीक है, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन जो है वो इंडिया में कितना ज्यादा हो गया है। आपके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या थी? शहर बनाए जाए बड़े बड़े, तो आपने सब कुछ कंक्रीटाइज्ड कर दिया, तो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी धरती मां, ठीक है, तो वो पानी देगी कहां से आपको बताइए? कंक्रीटाइज्ड कर दिया आपने सब कुछ। फिर अगर बात करते बड़ी बड़ी सोसाइटीज है, तो वहां पे क्या है, पानी के लिए सोर्स क्या है? इतने सारे लोग अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे हैं, ठीक है, उन सब के लिए क्या है, पानी के सोर्स क्या रहेंगे? ग्राउंड वाटर। तो वो ग्राउंड वाटर ऐसे डिप्लीट हो गया है। तो उस तरह से सवाल ये आता है कि आप जो आपका डेवलपमेंट का आइडिया लेके चल रहे हो वो कितना सस्टेनेबल है, ठीक है, वो कितना सस्टेनेबल है। देखो एज सच क्या है, आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप सोचोगे सर यहां से क्या ही क्वेश्चन आना है, लेकिन असर्शन रीजन में या फिर आपको किसी भी तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं उस पे क्वेश्चन बन सकता है इन रीजन्स में से, इन टॉपिक्स में से, ठीक है। व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड, तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज होने के मल्टीपल कारण है। एक्सेसिव इरिगेशन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज जो रहते हैं तो वहां पे सोर्स ऑफ वाटर क्या रहता है, ग्राउंड वाटर, पंपिंग आउट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये सारे कारण रहते हैं। एक एग्जाम्पल ये था जो हमें मतलब थोड़ा सा सचेत करता है कि देखो आपके डेवलपमेंट्स ने क्या कर दिया है। दूसरा एक और एग्जाम्पल अगर जैसे हम देखें तो एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि अगर आप कंट्री और रीजन को देखते हैं, आपकी बुक के ही बॉक्स हैं ये, तो ऐसा नहीं कि इसमें आग गड़ा रहे हैं कि दिख नहीं रहा सर, हमें बुक भी खोल सकते हैं हम, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या है, मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड, सबका क्या बताया गया है, सबके पास कितने रिजर्व्स हैं, किस चीज के, सबके पास कितने रिजर्व्स हैं, क्रूड ऑयल के, ठीक है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो आता है, फिर उससे पेट्रोलियम, डीजल और ये सारी चीजें निकलती है, नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्रूड ऑयल की बात की जा रही है, क्रूड ऑयल का रिजर्व किसके पास कितना है, और ये बताया गया नंबर ऑफ ईयर्स इट इज गोइंग टू लास्ट, मतलब कितने सालों तक ये क्रूड ऑयल चलेगा। ये 2017 का डेटा है, तो अब देखो 70 साल में क्या हो जाएगा, 70 साल में मिडिल ईस्ट जो है ना, तो जो हमारे शेख भाई लोग हैं जो अभी मिडिल ईस्ट में पैसा क्रूड ऑयल से ही कमा रहे हैं, मेजर इकोनॉमिक शेयर जो है वहां से आ रहा है, ठीक है। तो वो 70 साल बाद पैसा कहां से कमाएंगे? खैर वो 70 साल में इतनी व्यवस्था कर लेंगे। आज जैसे देखोगे तो मिडिल ईस्ट वगैरह में अब टूरिज्म इंडस्ट्री क्या कर रही है, उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन रही है, ठीक है। तो उन्होंने अपना अल्टरनेटिव सोच लिया, लेकिन ये रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक समय पे, और जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो सवाल ये आता है कि आप आगे कैसे इनकी नीड्स को सेटिस्फाई करोगे। इसके लिए अल्टरनेटिव जैसे आप बोलोगे सर हाँ क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, वो सब क्या है, वो सब अभी नहीं है ना उतना पॉपुलर, और आगे जाके वही पॉपुलर होना भी है। लेकिन सवाल तो यार है ना कि आपने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया है डेवलपमेंट के नाम पे। तो क्या यह आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, ठीक है। व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। सो दिस वॉज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया कि आखिरकार टॉपिक कहना क्या चाह रहा था, क्लियर है। अब यहां पे देखो 2 मिनट के लिए आपको सारी चीजों को समराइज करना है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपने वीडियोस देख लिए, ठीक है। वीडियोस देखने के बाद में आपको ये भी है कि हाँ सर सब समझ में आ गया, ताली बजाओ। अब वो ताली बजाने के अलावा क्या करना है, देखिए रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिए, वो आपने आपके एंड पे कंप्लीट कर लिया, मैंने मेरे एंड पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन एग्जाम के लिए हमें रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको स्टोरी, एक मोटा माटी जो पिक्चर है ना वो समझ में आ गई है, लेकिन जब तक आप रीड नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी जरूर रीड करना, आपका सबसे बढ़िया दोस्त एनसीईआरटी, उससे बढ़िया कोई नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक को रीड करना आप, फाइन। अब उसके बाद में दूसरी चीज क्या है, टॉपिक्स को कनेक्ट करना, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं क्या नहीं, उस पर वीडियो है वो देखना आप। उसके बाद में एग्जाम पैक के जो वीडियोज हैं उन्हें देखना, ताकि क्या हो, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर पाओ अपनी, ठीक है। बाकी उसके अलावा, ठीक है, बाकी उसके अलावा क्या है, जो चैप्टर है वो तो जीने के लिए होता है, जीने के लिए होता है, मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। इसी के साथ, ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको मजा आया चैप्टर में। कैसा लगा चैप्टर, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइएगा कि चैप्टर से मैं आपको सारी चीज समझ में आई नहीं आई है। अगली लास्ट इंपॉर्टेंट चीज सुनते जाओ, क्या, मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपको यूट्यूब चैनल पर देखने में, ढूंढने में दिक्कत जाती है किसी भी प्रकार की, आप क्या कर सकते हैं कि इन सभी वीडियो लेक्चर्स को अरेंज वे में हमारी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, गूगल पर जाना है, magnetbrains.com सर्च करना है।
magnetbrains.com सर्च करते से ही आपके सामने क्या आएगा, कुछ एक वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने सारी क्लासेस होंगी। आप जिस भी क्लास में, अपनी क्लास में जाना, इधर उधर नहीं। ठीक है, मतलब अपने जूनियर्स को बता देना कि हाँ आपकी भी क्लास है यहाँ पे। तो अब क्या है कि आप अपनी क्लास में गए, क्लास 10th में। क्लास 10th में जाने के बाद में आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स देखो इस तरह से अरेंज होंगे। फाइन, इस तरह से अरेंज होंगे तो सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, एनसीईआरटी, इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर भी है। तो सारे सब्जेक्ट्स होंगे, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आराम से, मतलब सारे ही सब्जेक्ट पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो बाकी जो भी पढ़ना है आराम से क्लिक करो। ठीक है, उस सब्जेक्ट का चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है, टॉपिक के सब टॉपिक है, तो उस तरह से क्या है, सब कुछ अरेंज होगा। क्लिक करो, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो और अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी चीजें इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।